अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज पे बराह रास्त। आज है जनाब 2 यानी कि 2 सितंबर 2022 और सितंबर का पहला जुमा भी है। इस हफ्ते का आखिरी शो भी है, लेकिन प्रोग्राम में अभी कुछ बाकी भी है और बहुत कुछ जो खबरें जो कल और आज में होने वाली या इनकशाफात हैं उनके हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन प्रोग्राम का अगर आगाज करें शाहजेब, एक थॉट आ रही थी सुबह में मेरी, मैं किसी को सुन रही थी और वो बात मुझे एकदम से क्लिक की और वो ये था कि हम अगर अंदाजा लगाएं तो हमें कितना जीना है, कितना जिएंगे हम। अगर हमें आज तो हमें किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हर उम्र के लोग जा रहे हैं, कोरोना भी केसेस जो है वो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त लोगों की डेथ्स हो रही हैं, यानी कि उम्र का कोई वो नहीं है ना कि अब इस उम्र के लोग ही मरेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी का हासिल क्या कर रहे हैं, हम आज को कैसे गुजार रहे हैं, दूसरे को काट के गुजार रहे हैं या दूसरे के साथ मिलकर गुजार रहे हैं, ये मेरे सवाल ध्यान में आया सुबह। बिल्कुल, और ये खैर बड़ी अच्छी बात है और खासतौर पर जब हम ये बात करते हैं ना एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है। और मेरे ख्याल में जब जीने की बात आती है तो जीने का मकसद फिर यही है कि हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे की जितनी मदद हो सकती है करें। और खासतौर पर अभी इस वक्त मुल्क भर में सबको मुत्तहिद होना इसलिए भी जरूरी है, एक दूसरे की मदद करना इसलिए जरूरी है कि हमारे बहुत बड़े सूबे, हमारा सूबा बलोचिस्तान, सूबा सिंध और खासतौर पर सदर्न पंजाब बहुत ज्यादा मुतासिर है सैलाब से, और वहां पर जो मुतासरीन हैं उनको हम सब की मदद की जरूरत है। और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से हम सब लोग मिलकर मदद कर भी रहे हैं, हमें इसी जज्बे के साथ मदद करनी भी है ताकि उनको इस मुश्किल से निकाला जा सके। लेकिन मुश्किलात और भी बहुत सारी हैं जिसमें मुआशी मुश्किलात भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज इब्तिदा में कुछ माशी हवाले से इस तरह बात की शाहजेब ने कि अब हम बात करेंगे अपने फाइनेंसेस के हवाले से। तो उनकी बात सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने का फायदा एक बार फिर पाकिस्तान अवाम को ना पहुंच सका। हमें कोई फायदा नहीं हुआ अगर प्राइसेस कम हुई। उसकी वजह क्या है शाहजेब? उसकी वजह IMF की शराइत हैं और इसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि आलमी मार्केट में कुछ भी हो जाए, पेट्रोल नीचे भी आ जाए, उसके बावजूद हम पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता नहीं कर पाते और पाकिस्तान में पेट्रोल उल्टा महंगा हो रहा है। और हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है, जबकि कीमत अब 235 रुपए 98 पैसे हो गई, यानी कि 236 रुपए हो चुकी है। तो एक बार फिर कीमत में इजाफा हो गया है और एक्सपेक्ट अभी यही किया जा रहा है। मुख्तलिफ माहिर मुआशियात से हमारी बात हुई थी कि पेट्रोल की मजीद प्राइसेस बढ़ने का इम्कान है, यानी कि आने वाले वक्त में प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं। इसके साथ साथ मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर हम देख रहे हैं, 27 तकरीबन 3% तक पहुंच गई है। एक साल में प्याज 90.14% और टमाटर 38.2% महंगा हुआ है, यानी कि महंगाई में इस हद तक इजाफा हुआ है माया। तो फिर लोगों की आमदनी तो वहीं की वहीं है, महंगाई बहुत ऊपर जा रही है और आमदनी तो वहीं की वहीं है, यानी कि रुकी हुई है। आमदनी है नहीं, इनकम है नहीं, इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो। इस तरह कल वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, कल उनकी मैं सुन रही थी जिस तरीके से उन्होंने अपने जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे जिनके ताल्लुक नून लीग से था, उन्होंने उनसे खिताब करते हुए बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा छींक भी लेना हो तो हमें IMF से पूछना पड़ता है। तो इस तरह की बातें की उन्होंने कहा। नहीं बताया, हम ऐसे छींकते रहते हैं, हम बगैर छींकते रहते। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने एक और बात कही कि हमने जब हुकूमत संभाली तो हमें पता था माशी सिचुएशन क्या है। फिर उन्होंने कहा हमारे साथ तो क्या हुआ कि हमारे ज्वाइन करते ही हुकूमत हमारी जो है ना महंगाई जो है ना पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, यानी कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कल बोला अपनी पार्लियामेंटेरियन से बात करते करते। खैर, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त इस पहलू पे बात करने के लिए माहिर मौशूद खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी टू बी एट 92 एंड अ गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एज वेल। गुड मॉर्निंग सर। खाकान साहब, एक तो हम महंगाई की लहर देख रहे हैं, फिर सैलाब की सूरत हाल है, उससे ये भी बताया जा रहा है खासतौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी खतरे में है क्योंकि कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये सारी सूरत हाल तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ सर आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो भी जाए, पाकिस्तान में सस्ता नहीं हो पाता। इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या ये कभी पॉसिबल होगा कि अगर आलमी मंडी में कम हो रहा है तो हम भी सस्ता कर सकें, हम भी आवाम को रिलीफ दे सकें थोड़ा सा? आपने बहुत ही अच्छा सवाल रखा है और उसकी स्पेसिफिक वजह यह है कि दुनिया भर में एक तो इन्फ्लेशन जो है वो हो रही है और जो नॉर्मल होती है, जैसे डेवलप्ड ममालिक हैं वो 2 से 3% चाहते हैं इन्फ्लेशन हो, पर वहाँ भी बढ़ी हुई आ रही है।
पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसकी एक वजह जो है कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स हैं, इम्पोर्टेड एनर्जी है, वो दुनिया में बढ़ी क्योंकि एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया। पर पाकिस्तान में जब रुपए की कदर 180 185 से 240 तक गई और अब तकरीबन 221 रुपए पे आई आकर खड़ी हुई, तो आप देखें ये एक डबल वैमी है कि आपकी तेल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ी और आपका रुपया भी डीवैल्यू हुआ, तो कंज्यूमर हिट हुआ। यही जो प्राइस का पास थ्रू है, ये इकोनॉमी की जो सारी चीजें हैं उनमें दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंडेंट है इस पे, आपका मूवमेंट डिपेंडेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंडेंट है। जब आप इन सब चीजों को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कलीदी वजह है कि आपकी महंगाई हुई। पर जो दूसरी वजह है ना, जो लोग आई थिंक हमें हाईलाइट करनी चाहिए, वो ये है कि हमें एग्रीकल्चर में सीरियस मसाइल हैं, और उन मसाइल की वजह से जो हमारी सप्लाई साइड है, यानी कि जो एक आप ये तो इंटरनेशनल हमें इफेक्ट हुआ, पर जो हमारी सप्लाईज है अगर वो कम होंगी और महंगी होंगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो तहकीक है वो एग्रीकल्चर में वीक है, उसकी वजह से हमारी जो यील्ड्स हैं, यानी कि आप यकीन करेंगे कि 1 टन पर हेक्टर अगर बनाते हैं तो जो दूसरे ममालिक हैं वो 2 टन बनाते हैं। हमारी जो यील्ड्स हैं वो आधी हैं अच्छे ममालिक से, सो ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है। सो दूसरी ये बहुत बड़ी वजह है। तीसरी एक और बहुत बड़ी वजह है कि हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जब भी हुकूमत के एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो आपकी जो महंगाई है मुल्क में वो बढ़ती चली जाएगी। सो ये बड़ी कलीदी वजह हुई हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और अब हमें ये करना है कि सप्लाई साइड को इन द शॉर्ट रन मैनेज करना है। स्पेशली फ्लड्स के बाद आप अनियंस, टमेटो, ग्रीन्स, ये जो 3 चीज़ें, इनमें हमें बहुत अफेक्ट आया है इमीडिएटली, और हमें रीजनल ट्रेड से अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, जहां से भी इस वक्त चीज़ें मुयस्सर हो वहां से मंगवाकर ये हमने करना है, बिल्कुल। और लॉन्ग रन में फिर मैं वही हमेशा कहता हूं। अच्छा कमल साहब, एक बड़ी बात है कि साथ में आए काम इंसान का जहन में एक सोच आती है कि भाई आपका हुकूमत आई, उनका भी यही हदफ था और यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी महंगाई कम करनी है, महंगाई कम करनी है। अब बात अगर हम करंट हुकूमत की करें, वो भी यही करते हुए आए। कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हमने सुना भी, उन्होंने कहा जी जब हम आए थे तो हमने ये देखते हुए चैलेंज जो है लिया था, हुकूमत में आए थे, ये देख कर आए थे, ये फैसला कर आए थे कि बेहतर करना है, लेकिन हमारे आते ही पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई। फिर उन्होंने एक और बात भी की कि ये जो IMF से डील है ये साबका हुकूमत ने की थी, हमने नहीं की। अब ये सारी चीजों में हमारा फ्यूचर महंगाई को लेकर क्या है? एक तो मैं ये गुजारिश करूं कि हम बहुत IMF को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी कंडीशनैलिटीज़ भी हैं। मैंने पाकिस्तान के 2 प्रोग्राम, जो 2016 का भी था और ये जो 2019 का है, इन दोनों में मैं मौजूद रहा हूँ। जब ये इनिशियली बना भी PTI गवर्नमेंट में तब भी था। एक तो ये है कि जो कीमतों का तयन है पाकिस्तान में, वो ओगरा, नेपरा करते हैं, वो IMF नहीं करता। IMF सिर्फ ये आपको कहता है कि जो आपका कीमत का तयन हो गया है, जो दुनिया में पेट्रोल की कीमत है, उसको आप पास ऑन करें, बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप और मैं वो अपने टैक्स के पैसे देंगे या हम पैसे दुनिया में बोरो करेंगे, और अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारा मालियाती खसारा बढ़ेगा, बिकॉज हमारे पास वो पैसे नहीं है, बिकॉज हम टैक्स नहीं कलेक्ट करते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें। सो IMF ये कहता है कि आप ये चीज़ें पास ऑन करें, हाँ, आप ये कीमतें पास ऑन करें जो आपके रेगुलेटर्स डिटरमिन करते हैं। हमारा असल काम ये है कि हम अपनी सेक्टर्स को एफिशिएंटली चलाएं। आप जितना एफिशिएंटली सेक्टर्स को चलाएंगे उतनी ही ये कीमतें कम होंगी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेड है। एडमिनिस्ट्रेड से मेरा मतलब है कि बिजली, गैस, दोनों सेक्टर्स जो हैं वो सरकार चला रही है। अनफॉर्चुनेट है ये मुल्क में, हमने इनको प्राइवेटाइज नहीं किया। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि मैं और आप कभी भी ये, अगर मुझे ख़त्म करने दें, ये डिस्कस नहीं करते कि जी टेलीफोन या जोंग या टेलेनॉर या इनकी क्या कीमत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर में है, ये एक ऑपरेशंस एफिशिएंट हैं। आपके पास 3-4 जगह हैं जहां से आप ये कर सकते हैं, पैकेज ले सकते हैं। सो हम कभी ये डिस्कस नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू टेक। नहीं करते।
बिल्कुल, हमारे सेक्टर्स को एफिशिएंटली काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, खासतौर पर जब हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करते हैं और फिर हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ जाएं या फिर अभी हम बात कर लें खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की, सर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं और इससे हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत हद तक जो कपास की फसल है वो मुतासर हुई है। आप क्या समझते हैं? एक तो ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर हमारा थोड़ा डाउन जा रहा था, इसके बाद कितना मुतासर होगा टेक्सटाइल सेक्टर? तो आपने बहुत अच्छी बात की। देखें ना, टेक्सटाइल सेक्टर बैकबोन है पाकिस्तान की, और इस साल हम सोच रहे थे कि 18 से 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर करेगा। इस वक्त जो कपास की सिचुएशन है वो ये है कि एक ज़माना था, आज से चंद साल पहले हम 12 से 13 मिलियन बेल्स पाकिस्तान में पैदा करते थे, हमारी इतनी ही खपत थी। हम अब 14 मिलियन बेल्स पैदा करते हैं, 14 मिलियन बेल्स हमारी डिमांड है इस वक्त, और हम कहीं 8-9 मिलियन बेल से ऊपर प्रोड्यूस नहीं करते। फ्लड्स के आने से पहले यही एस्टिमेट था कि 8.5-9 मिलियन बेल्स मुल्क में प्रोड्यूस होंगी। अब ये एस्टिमेट कम होके कहीं 7 के करीब आ रहा है। ऑफ कोर्स हतमी जो नताइज हैं वो तो अभी आने हैं, बट ये एक अच्छी जो अमर नहीं है मुल्क के लिए, क्योंकि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स 1-2 बिलियन डॉलर भी कम होती हैं तो हमारा जो मालियाती खसारा वो तो अफेक्ट होता है टैक्सेस से, पर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसका आप बहुत जिक्र सुनते हैं कि जो हमारा बैरूनी खसारा है वो बढ़ जाता है, और उसके लिए फिर हमें बोरोइंग करनी पड़ती है और रुपए पे प्रेशर आता है। पर हम उम्मीद ये करते हैं कि कॉटन ये लोग मंगवा लेंगे, और अब ये भी याद रखिए कि ये लोग मैन मेड फाइबर पे मूव कर गए हैं। यानी कि अब आपको मालूम है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो 50% कॉटन होती है और 50% जो है उसमें मैन मेड फाइबर यूज़ होता है। प्योर कॉटन जो है वो अब कम हो गई है दुनिया में, और दुनिया में खपत भी कम है, डिमांड भी कम है, मैन मेड फाइबर की बढ़ गई है और कॉटन की जो है उस तरह नहीं रही है। सो लेट्स होप कि ये वो करेंगे। बहुत मशीनरी, एक हमने प्रोग्राम रन किया पिछले 3 साल में जिसको टर्फ कहते हैं, यानी कि ईजी फाइनेंसिंग, चीपर फाइनेंसिंग, और उसमें बहुत मशीनरी टेक्सटाइल में आकर लगी है। आने वाले सालों में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वंस ये फ्लड की सिचुएशन डिसिपेट कर जाएगी और हम अपनी एग्रीकल्चर को ठीक करेंगे। सबने कोशिश की है पर हम कर नहीं पा रहे, और मुझे इस पे हमें बहुत तशवीश है इस बात पे, और हम इसको बेहतर करेंगे। हम अपनी क्रॉपिंग पैटर्न बेहतर करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी, तो हमारा ये सेक्टर जो है कहीं 20 से 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे चला जाएगा, जिससे कुछ तकवीयत मिलेगी हमारे बैरूनी खसारों को। बिल्कुल सर, इसके साथ हम खासतौर पर आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की बात कर रहे हैं। आईएमएफ से मदद मिलने के बाद आप क्या समझते हैं कि डॉलर तो सस्ता हुआ है, लेकिन इस कर्ज की वजह से हमारी कोई मईशत पर फर्क पड़ेगा? कोई मईशत बेहतर हो सकती है? तो ये बहुत अच्छा कलीदी सवाल है जो आपने पूछा है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि जनवरी-फरवरी में हमने 7वां रिव्यू करना था। 7वां रिव्यू से नाज़रीन के लिए मतलब यह है कि आप समझें इसके 10 से 12 रिव्यूज़ होने हैं प्रोग्राम को 3 साल में कंप्लीट करने को। आपने एक ओ लेवल्स में बच्चे को डाला, वो 3 साल का प्रोग्राम था, पर हर 6 महीने बाद आप उसको असेस करते हैं कि वो कैसा चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको समझना चाहिए। सो हम 3 साल के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम में गए। उसके एक क्वार्टरली रिव्यूज़ होते हैं जिसमें आईएमएफ हमसे तय करता है कि आपने बिजली की कीमत में क्या किया, बिजली की इस्लाहात में क्या किया, आपने अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या किया, सो हर सेक्टर में आपने टैक्स का क्या किया। सो हम 7वें रिव्यू को डिले करते आ रहे हैं 6 माह से। आप यकीन कीजिए कि अगर पाकिस्तान का 7वां रिव्यू इतना डिले ना होता तो पाकिस्तान में जो आपने रुपए की कदर में कमी देखी है, आपने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, आईएमएफ के पैसे आने से पहले कल मैंने ट्वीट किया 7.6 अरब डॉलर हैं। ये बहुत ही कम ज़खायर हैं। पाकिस्तान के ज़खायर को 20 अरब डॉलर के करीब होना चाहिए, इस वक्त 7.6 अरब डॉलर के हैं। ये तशवीशनाक बात थी हमारे। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रिजर्व्स बिल्ड करेंगे यहाँ से, जैसे आईएमएफ और दूसरे ममालिक से भी और दोस्तों से भी और ऑर्गेनाइजेशन से पैसे आएंगे, ये बिल्ड करना शुरू करेंगे, रुपए में इस्तेहकाम आएगा, इन्फ्लेशन थोड़ी सी थमेगी बिकॉज जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है वो टूट रहा है,
प्लस सबसे बढ़ के ये होगा कि इम्पोर्टेड हमारे इन्फ्लेशन का खास तौर पर जो कंपोनेंट है वो टूट रहा है, इससे बेहतरी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे खाकान नजीब साहब, आपने खास तौर पर इस पर तज्जिया किया इस वक्त मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो क्या है। बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए, और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सारे असरात हम खास तौर पर देख रहे हैं। फ्लड की वजह से भी एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है हमारी मईशत पर। जी माशाल्लाह, आप मैं देख रही थी सवाल इतने अच्छे कर रहे थे आप, वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे। थैंक यू सो मच जी प्रोग्राम में आने का। अब जरा आपको लेकर चलते हैं। शाजिब ने कहा कि जिस तरीके से सैलाब की सूरत हाल है सिंध की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो जिले हैं जैसे गांव हैं, देहात हैं, वो इस वक्त एक दरिया का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें जूही का, खैरपुर, नाथन शाह और मेरठ, साथ साथ शदाद कोट और इसके अलावा भी और दादू आसपास के इलाके जो हैं, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कोई झील हो, जैसे कोई दरिया हो, जैसे यहाँ पर कभी कोई आबाद नहीं था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी था। अगर आप मनाजिर देख रहे हैं हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त, हम भी वो मनाजिर देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी दरिया को या किसी झील को या किसी सैटेलाइट मनाजिर देखे जो अभी हम देख रहे थे, खासतौर पर जारी किए गए हैं, उससे बिल्कुल वो जो चेंज है बिफोर एंड आफ्टर का, उससे पता लग रहा है कि पूरे शहर, पूरे गांव डूब गए। बहुत ज्यादा हमने जब आप नेशनल जियोग्राफिक टाइप के चैनल्स देखते हैं या उनकी इस तरह की आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं कि भाई एक जमाने में यहाँ पर आबादी थी और उसके बाद जो है वो सैलाब आया या तूफान आया तो वो पूरी बस्ती खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं इस वक्त। पानी का जो दबाव है कम करने के लिए शहदाद कोट और साथ साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से वहां पर कट लगा रहे हैं, कैसा लगा दिए हैं। कट लगने से जिला का वाहिद रास्ता भी बंद हो गया है, उसके जो है इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। इसी पे हमारे साथ थोड़ी देर बाद होंगे हमारे साथ कादिर खान मंदुखेल साहब होंगे, जिनसे काफी अरसे से उनके साथ हमने प्रोग्राम्स भी बहुत किए हैं। लेकिन इस वक्त सिंध में क्या सिचुएशन है शाजिब, आपने जो फुटेज देखी जरा सबसे शेयर भी करें ना। बिल्कुल, खास तौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे हैं, और फिर जो दादू का इलाका है, खैरपुर है, सखर के आसपास हम देख रहे हैं अब जो इलाके की सूरत हाल होती जा रही है वो अब बड़ी कोई अफसोसनाक है। इनके पूरे जैसे कि हम देख रहे थे बस्तियां, पूरे गांव बह चुके हैं, लोग वहां पर मजबूर हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो हाईवेज तक पहुंचे। जो लोग पहुंच जाते हैं उन तक तो रिलीफ पहुंच जाता है, लेकिन हम गुज़िश्ता रोज भी यही बात कर रहे थे कि जो लोग गाँव के अंदर अभी भी फंसे हैं, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां पर कुछ जगह थोड़ी ऊंचाई पर है और वो खुश्की पर है, लेकिन चारों तरफ पानी है, तो वो तो एक ऐसी जगह है जहां से ना वो कहीं मूव कर सकते हैं, ना वो कोई अपना खाना इकट्ठा कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, और वो मजबूर हैं। वो सूखी रोटी, मैं कल एक शख्स को देख रहा था, उसके पास जो कई दिन पुरानी सूखी रोटी है वो खा के वो गुजारा कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं, और वो गुजारा कब तक होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी समाजी इदारे काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, उनको ये इस वक्त खास तौर पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से इलाके जहां अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकाला जाए या वहां तक राशन पहुंचाया जाए, खाना पहुंचाया जाए। हमें ज्वाइन किया रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदुखेल ने। सर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी मंदुखेल साहब, सिंध हुकूमत सैलाबी सिचुएशन को या सैलाब से मुतासरीन लोगों की बहाली के लिए क्या इस वक्त इकदाम उठा रही है? देखिए, पहली बुनियादी बात तो यह है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इवन की अंग्रेज के वक्त से लेके आज तक ऐसी आफत न तो सिंध में आई है न बाकी पाकिस्तान में आई है। अब ऐसी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि पानी हर जगह आपको नजर आ रहा है। आप फिर दरिया सिंध के दोनों किनारे पे, खास तौर पे मैं खैरपुर की बात करूंगा, और दूसरे जो छोटे मोटे शहर है वो मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं। और अगर पानी नहीं भी है तो क्योंकि दरिया सिंध के किनारे पे जो मिट्टी है और वो अंदर से पूरा पानी हो चुका है। अभी 2 दिन पहले आपने अपने टीवी चैनल में, तमाम चैनल में ये खबर आ गई कि खैरपुर में एक 4 मंजिला बिल्डिंग जो है ना वो जमीन के अंदर धंस गई है। तो आप अंदाजा लगा ले कि ओवरऑल जमीन का क्या हाल होगा जब इस तरह की सैलाब, इस तरह पानी है। तो यकीनन आगे चल के ये सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि जो पानी अभी खड़ा है, लोग जो बेचारे जिस मुसीबत में है, जितने दिन गुजरते जाएंगे ये पानी मजीद बदबूदार होगा और वबा फैलेगी इस हवाले से। और ये जो सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं और मच्छर है, ये तो साथ साथ है ही अपने तौर पे। तो मैं समझ रहा हूँ सिंध हुकूमत जो ना उसके लिए काम पूरा हमारी आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बमाया वज़ीर आला सिंध, तमाम काबीना MPA MNA तमाम जो है मैदान में उतरे हैं और इलाकों में है, और कई जगह पे आवाम का गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। मगर ये चीज़ सोचे बगैर कि हम क्या करेंगे, और हवाम जिसमें कुछ शायद अपोजिशन के भी लोग होंगे, कुछ हमारे भी होंगे, कुछ नाराज भी होंगे। यकीनन जो भूखे प्यासे बैठे हुए वो इस उम्मीद से बैठे हुए कि हमारे
जो मसाइल है, या हमें तक खुराक है, अद्वियात है, वो सब चीजें पहुंचे। लेकिन आप ये चीज समझ लें बिल्कुल, कि उनको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप हुकूमत से ही है, क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको वहां से निकाला भी जाएगा, रेस्क्यू भी किया जाएगा और साथ में इमदाद भी दी जाएगी। मंदोखेल साहब, मुझे यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, सिंध हुकूमत ने मैकेनिज्म इस वक्त क्या बनाया है कि किस तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, लाखों अफराद हैं, कोई हजारों नहीं है, क्योंकि जो खानदान के खानदान है, पूरे गांव के गांव हैं, पूरी बस्तियां जो बह गई हैं, उन सब लोगों को रिलीफ भी देना है, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करना है, उनको कोई जगह पे अकोमोडेट भी करना है। ऐसे में सिंध हुकूमत ने अभी तक क्या मैकेनिज्म तैयार किया है? देखिए, पहली बात तो इस वक्त तो हमारी पहली जो तरजीह है वो ये है कि पानी और खुराक जो है ना वो पहुंचाया जाए। और यकीनन बहुत सारी फैमिलीज कराची भी शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ भी आपको सरकारी इमारतें गालबन खाली आपको नजर नहीं आएगा, स्कूल हो, अस्पताल हो, दूसरी जगह पे हो। आए दिन आपकी मीडिया भी रिपोर्ट करती है इसके। तो वहाँ कराची में जो लोग बेचारे फैमिली बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, उनको भी खुराक जो है ना वो 2 या 3 टाइम जो है ना उसको दिए जा रहे, अद्वियात और डॉक्टर प्रॉपरली उनके पास भी जा रहे हैं। और बाकी जो अंदरूनी सिंध की बात आप कर रहे हैं, तो वहां आप देख रहे हैं कि बमुश्किल से रास्ता जो है ना वो मिल रहा है रेस्क्यू टीम को या जो फलाई अदारे हैं उनको, कि वो मुश्किल से उन तक पहुंच रहे खाना। अब यकीनन इसमें 2-4 महीने तो लगेंगे जब पानी खुश्क होगा, और खुश्क होने के बाद फिर हम जो अगला मरहला जो आपका सवाल है उसके तरफ हम जाएंगे, जो उसके रिहेबिलिटेशन कहेंगे या इसकी कच्चे मच्चे मकान है उसको बनाना, और इन लोगों को प्रॉपर जो है ना वो रोजगार देना और प्रॉपर उनको वापस जिंदगी की तरफ लौट आना, वो हमारी तरजीह है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत आपको याद होगा 2010 में भी हम लोगों ने काम किया। मेरा नाम माया खान है, अगर आपको मैं याद हूं। आपको याद होगा जब 2010 में सैलाब आया था तो तब के मुतासरीन जो हैं जब वो आए थे वो वापस नहीं जा सके मंदोखेल साहब। अब सिचुएशन ये है कि अभी भी अब लोग ज्यादा आ रहे हैं, कि जाहिर है बड़ा नुकसान हुआ है, ज्यादा लोग ट्रक्स भर भर के, बसेस भर भर के, जिस तरीके से भी पहुंच रहे हैं शहर की तरफ, उनकी आदादो शुमार अगर एक अंदाजे के तौर पे अगर आप हमसे शेयर कर सकें, और फिर उनको सिचुएट कहां कराने का प्लान है हुकूमत सिंध का। जी मंदोखेल साहब। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन इसको जो लोग वापस नहीं जा रहे हैं या लोग जो आ रहे हैं, तो उन दोनों सूरत को आप किसी को रोक नहीं सकते हो, इस वजह से कि वैसे हमारी आइन का हिस्सा है कि कोई भी शहरी किसी भी जगह पे जाके रह सकता है, बस सकता है, रोजगार तलाश कर सकता है, ये तो कर। लेकिन जो लोग मुसीबत में है यकीनन वो शहरों की तरफ रुख करेंगे, यकीनन वो इस तलाश में होंगे कि अपने बच्चों को कोई छत, कोई 2 वक्त की रोटी जो है ना वो फराहम करे या उसके लिए कोई मौके ढूंढे। कोई नंबर है आपके ज़हन में, कोई आपको आपकी इत्ला में कोई नंबर है, कोई रफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव अराइव्ड? आप नंबर किस चीज की बात करें, जो कराची है लोग आए उसकी बात करें या पूरा टोटल और बात करें? जी, जी, सर जो मुतासिरीन को कराची लाया गया है उनकी तादाद कितनी है? नहीं, एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मगर कोई स्कूल, कोई अस्पताल इस वक्त मुझे खाली नजर नहीं आ रहा है। स्पेशली मैं अपने हल्के बल्दिया टाउन की अगर बात करूं तो कोई चीज, कोई जगह मुझे खाली नजर नहीं आ रही है। सब लोग यहाँ मौजूद है और हमारी जो वर्कर्स है, टीमें हैं, वो मुसलसल उनसे राब्ते में हैं और इनके देखभाल के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो तमाम जो NDMA इनकी डेटा के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर रहे इस वक्त भी। तो यकीनन हम सबको इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी सियासत को एक तरफ रख के हमने इनकी खिदमत के लिए काम करना है। यकीनन जो सूरत-ए-हाल फुटेज आप अभी भी दिखा रहे हो अपने टीवी स्क्रीन पे, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में तो दिन रात क्या 1 घंटा गुजारना भी एक अजाब है। और फिर ये जो वबा फैल रही है और आसपास जो कीड़े मुकड़े निकल रहा है, तो एक अलग चीज है। बिल्कुल अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया। और आप ठीक फरमा रहे हैं कि अगर प्लानिंग नहीं की गई, अगर मैकेनिज्म नहीं बनाया गया तो 1 घंटा भी गुजारना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। लोगों को वहां से रेस्क्यू भी करना है, इनको कहीं पर मुंतकिल भी करना है और वहां पर लाने के बाद भी जाहिर बात है तमाम इंतजाम भी मुकम्मल करने हैं। लेकिन ये अगर प्लानिंग की थ्रू होगा ये सब कुछ, तभी ये पॉसिबल है कि हम तमाम लोगों को अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि लाखों खानदान है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें खवातीन भी हैं, उनको मेडिकल कैंप्स के थ्रू रिलीफ भी देना है, उनको ट्रीट भी करना है कि वहां बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो माया, हम अपडेट भी हासिल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ नुमाइंदे 92 न्यूज वकास बाकी साहब मौजूद हैं। वकास बाकी साहब, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? आप जहां पर हैं वहां के बारे में भी बताइए और सिचुएशन क्या है वहां पे, जरा प्लीज आगाह कीजिएगा। जी भाई।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नवाबशाह, जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई जिला है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी ऐसे इलाके से जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ना हो वहां से रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इस वक्त नवाबशाह यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरयाल तालपुर का भी हल्का इंतखाब यही रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीछो भी इस हल्के से ही मुंतखब हुई हैं। यहाँ की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ, इस कुदरती आफत के नतीजे में जो सूरत हाल दरपेश हुई उसमें 3 मराहिल थे: रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलेशन। रेस्क्यू में भी सिंध हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, रिलीफ के कामों में भी सिंध हुकूमत का और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार होना चाहिए था, जो काम किया जा सकता था, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। अभी बहाली का काम तो शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना कि सैलाब है, मैं आपको बताऊँ इस वक्त सैलाबी सूरत हाल सिंध में नहीं हुई है। रिवर फ्लड अभी नहीं आया। बारिशों के नतीजे में जो सूरत तुगयानी आई और जो सिम नाले ओवरफ्लो हुआ, उसकी वजह से ये सूरत हाल है। मेरे कैमरामैन अली इमरान आपको दिखाएं कि ये आबादी की आबादियों के पूरी के तौर पर जो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं, और इसका बुनियादी वजह बारिशों का ज़्यादा होने के साथ साथ मैन मेड डिज़ास्टर भी है। महकमा आबपाशी ने अगर सिम नालों की जो सफाई की होती है, जो सालाना करोड़ों रुपए कागजों में खर्च किए गए हैं, वो होता तो लोग जो है आज इस कदर बड़ा लॉस ना होता। अभी एक रिवर फ्लड अभी आना है, उसके नुकसानात अपनी जगह हैं। यहाँ जो नवाबशाह के लोग हैं वो उनकी ज़बानी ही अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहूँगा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने कितना काम। जी, मेरा नाम शाहिदा है। हमने कैंप ठीक है विकास भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जहाँ मौजूद हैं। हम आपसे डेफिनेटली बाद में भी रब्ता करेंगे। आपके वक्त का और कैमरामैन का भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोग हमें अपडेट रख रहे हैं। 92 न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को, उनके रिपोर्टर्स को की तरफ जो है उनका थैंक यू जाता है। थैंक यू सो मच वकास बाकर साहब। बिल्कुल, वकास बाकर हमें अपडेट कर रहे थे खासतौर पर सिंध की सूरत हाल से, जिस तरीके से वो बता भी रहे हैं कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है। ना रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है, ना वहाँ पर रिलीफ चल रहा है, ना रिहेबिलिटेशन। तो खैर बात की बात है, अभी तक कुछ भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं वहाँ के लोगों को एटलीस्ट रेस्क्यू तो किया जाए, उसके बाद ही कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ सैलाब मुतासरीन की खासतौर पर बात हो रही है। और सबसे पहले हम जो जिक्र कर रहे हैं बार बार वो यही है कि उनको रिलीफ की जरूरत है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत रेस्क्यू की है। इसके लिए खासतौर पर जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि वहां पर जो पानी जमा है उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और जब जमा पानी होता है, पानी किसी जगह पर खड़ा हो जाता है तो मुख्तलिफ स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, डिजीज हो जाती हैं। ऐसे में तिबी इमदाद भी इंपॉर्टेंट है, वहां तक खुराक पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर तरह से शाहिद ने कहा ना कि सैलाब की बात हो रही है, अभी हम और बाद भी क्या करें। हम पाकिस्तानियों के पास अभी इस वक्त सबसे जो प्रायोरिटी रखता है ना, वो सैलाब। इस वक्त इस चैलेंज से निकलना है, खा हम शहरों में हो, गांव में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन हमारे लिए इस वक्त सबसे सफ़े अव्वल, हमारी फर्स्ट चॉइस राइट नाउ, हमारा फर्ज है इस मौजू पे बात करना, आगाही देना। ज़रा आज का मैं अखबार देख रही थी 92 न्यूज़ का, उसमें सिंध के दिखाया कि कुछ इलाकों में हिकमत अमली के बायस जो है कुछ इलाके जो है वो डूबने से बच भी गए। लेकिन अगर हम सिंध में बात करें तो रवा मामूल से ज्यादा जो है रवा माह में जो आने वाला मंथ है, इसमें भी बारिशों का और खदशा है। शाहज़ेब भी आज के अखबार में लिखा हुआ है। पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू हो रही थी, वो क्या कर रहे हैं वो आपको हमने बताया। मुख्तलिफ समाजी इदारे भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक रिलीफ पहुंचे। अब मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो कोशिश कर रही हैं, अपने एंड पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फंड्स इकट्ठे करके और लोगों की उनको मदद हासिल है, फिर वो यहां से जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि वहां पर मुख्तलिफ गांवों तक एक्सेस नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाईवेज तक आप पहुंच जाते हैं, लेकिन राब्ता सड़कें बंद होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन नामवर शख्सियात हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की भी हम जिक्र करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, जो काम कर रही है। खोसा साहब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपको बताए कि वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो इसलिए हमें पता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फ्रेटर्निटी है, हमारी खबरें पहुंच जाती हैं कि वो काम करें। लेकिन कुछ ऐसे शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली पर्सनालिटीज हैं जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं, सबको बुला रही हैं कि भाई आ जाओ, आओ फलाह की तरफ, ठीक है। तो वो एक आज़ान है, एक पुकार है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए।
तो उस पुकार में एक और भी शख्सियत शामिल है हमारी। बिल्कुल, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दुआ मलिक से, वो भी भरपूर कर रही हैं। दुआ मलिक एक समाजी इदारा चला रही हैं जो खासतौर पर तिब्बी इमदाद के लिए काम कर रहा है, फिर मुतासिरीन तक जो राशन है उसकी फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और हम सबको मुत्तहिद होकर ये सब काम कर रहे हैं। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और ये कोशिश करते हैं जानने की कि वो किस तरीके से उनका मैकेनिज्म है जो उनका इदारा काम कर रहा है और उनको किस सपोर्ट की जरूरत है, किस चीज पे फोकस है। एग्जैक्टली। दुआ मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा बताती चलूँ अपने इदारे के बारे में। 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अल्लाह ताला ने मेरे वसीले से मसाजिद बनवाई, मदरसा बनवाया जहाँ पे 100 बच्चा ज़ेर तालीम है, दीनी दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है। इसके अलावा हमारा एक रमज़ान गोठ में हमें एक डोनर ने ज़मीन डोनेट किया जहाँ पे हम लोग स्कूल बना रहे हैं गरीबों के लिए, जहाँ पे बच्चा वहाँ पे जो है वो मैल न्यूट्रिशन है, यानी कि जो ग़िज़ा उसको मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है, अपनी उम्र से छोटा लग रहा है, वहाँ पे उसको ग़िज़ा के साथ उसको उसका जो तालीम है वो मुफ्त फराहम की जाएगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इस वक्त साइड पे। इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो है एक नेशनल इमरजेंसी और हम सबको ये बात समझने की जरूरत है। हम पिछले शायद अगर 2 हफ्ते से भी टीवी पे आके डेली ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अगले 6 महीने तक या 1 साल तक कम से कम हमारी टेलीविजन मीडिया ने डेली हैमरिंग करनी है अवाम के लिए कि अपने घरों से बाहर निकलो। माया जी, मैं अभी अपने टीम के साथ खुद गई हूँ ऑन फील्ड। हम लोगों ने ट्रक्स उतरवाए हैं, पका पकाया खाना, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, साफ पानी, मेडिकल कैंप्स, हम लोग दवाइयाँ लेके गए हैं, डॉक्टर्स मैं अपने साथ लेके गई हूँ। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने शाह नूरानी के इलाके में हम लोग गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपना पर्सनली हम लोग को सिक्योरिटी फराहम की। विंदर और खुंदराज के भी लोगों को हम लोगों ने एक जगह जमा किया। ये शाह नूरानी के आसपास के एरियाज हैं? अच्छा, बिल्कुल। हम लोगों ने एक जगह जमा किया, वहां पे हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले उनके खाने के लागे उनके जरा पेट भरे, हाँ, ताकि वो दिमाग उनका चले कुछ, तो वो अपने लिए कुछ करने की हिम्मत रखे। मरीज जो है वो अपना मर्ज आके बता सके डॉक्टर को। जब मेडिकल कैंप लगाए ना माया जी, तो आप यकीन करेंगे मुझसे ये बातें नहीं बोली जाती। मैंने बच्चों के पूरे पूरे जिस्मों पे फफूंदियां देखी हैं, फंगस देखा है, बच्चों के सरों पे फंगस, बच्चों के हाथों पे फंगस, और हमारे मतलब ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स खराब हो रहे हैं कि मैं नहीं ये बातें कर सकती हूँ ऑन स्क्रीन। सैलाब में लोगों के कपड़े बह गए हैं क्योंकि सैलाबी जो रेला होता है वो इतना तेज होता है कि वो आपके जिस्म को कहाँ लेके जाता है तो छोड़े, आपका कपड़ा लत्ता भी ले जाता है साथ। इस वक्त यहाँ तक लोगों के पानी आए हुए हैं। ठट्टा जो लोग जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट ट्रिप अभी ठट्टा में ही है इंशाल्लाह, उसके आसपास 3 दिन बाद हम लोग निकल रहे हैं। अभी जो हम फंड रेज कर रहे हैं डॉल्मेन मॉल के बिल्कुल सामने, डिफेंस कराची के बिल्कुल सामने हमारा कैंप लगा हुआ है और लगा रहेगा अगले कुछ दिन तक। वहां पे मैं खुद मौजूद होती हूँ 6 बजे से रात 12 बजे तक। बिजनेस कम्युनिटी ने भी खुद से रीच किया है। आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि हमारे जो बिल्डर्स हैं, जो हमारी बिल्डर्स एसोसिएशन है यार, वो इस वक्त ऐसे सामने आ रही है कि मैं हैरान हूँ। इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद होकर कोशिश कर रही है। अच्छा, मुझे दुआ थोड़ी सी ये बात बताइएगा कि आप लोगों की एक्सेस कहाँ तक है, कहाँ तक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैंने विजिट किया हाईवे, तो मुझे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं नोट कर रहा था कि वहां पर हाईवेज पे लोग मौजूद हैं, उन तक इमदाद पहुंच रही है, एक खानदान को कंप्लीटली इमदाद मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है। लेकिन जो लोग गाँव में मौजूद हैं, अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको कश्तियों की जरूरत है, या तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं, राब्ता सड़कें है ही नहीं। तो आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, पहली बात तो ये कि इवन शाह नौरानी का भी जो रास्ता था वो 2 घंटे का होगा, हम 6 घंटे में वहां पहुंचे, 6 घंटे में कच्चे रास्ते से। और कई रोडों की मैंने वीडियोस तक लगाई हैं, आप अगर इंस्टाग्राम पे हमारे जाएं, कि ऐसी रोडें थी कि बस अल्लाह वाले, मतलब आप कलमा पढ़ ले वहां जाते हैं, मगर आपको जाना है, हम नहीं जाएंगे कौन जाएगा हमारे? बिल्कुल सही बात। तो जाना तो है हम लोगों ने। अब केटी बंदर हम लोग जा रहे हैं, 3 दिन बाद हम लोग को केटी बंदर की रवानी होगी। यहीं पे कैंप पे ही हम अपने ट्रक्स उतरवाएंगे, यहीं पे पैकिंग करेंगे, ट्रक्स लोड करेंगे, जो सामान आएगा उसको अनलोड करेंगे। आप लोग, मैं कहती हूँ माया, एक और चीज मैं याद कर रही थी, 2005 और 2010 का जो सैलाब था, वो था 2010 का सैलाब और 5 का ज़िलज़ला। मैं खुद छोटी थी, रमजान थे, आप यकीन करें कि मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में भी नहीं होंगी, मेरे हलक से खाना नहीं उतरता था। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे वो रोडों पे डोनेशन बॉक्सेस लेके आ रहे थे। मैंने यूथ में थोड़ा सा कम देखा है रुझान अब इस तरफ।
आए कैंप पे, अपने यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेजेस की तरफ से आए, अपनी क्लासमेट्स को जमा करें, ग्रुप्स बनाए, डोनेशन बॉक्सेस मैं आप लोगों को दूंगी, मैं आप लोगों को वॉलंटियर बैजेस फराहम करूंगी, आए डोनेशंस जमा करें यार। एक एक कतरा इस वक्त हमारे लिए समंदर बनेगा। आज हम खड़े नहीं होंगे, अल्लाह ना करे, नौजुबिल्ला, ये आफत कराची में भी तो आ सकती है। अभी तो हम माँ बने हुए हैं अपने मुल्क की, अभी तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को अपनी छांव में रख रहे हैं, अपने परों में रख रहे हैं, मगर अगर कराची को कुछ हो गया तो बताओ कहाँ जाओगे, है ना। तो अभी तो सैलाब मजीद आना है, बकौल गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स में आपको बता रही हूं। दरिया का पानी अभी दोबारा हिट करेगा मुख्तलिफ इलाकों को, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है और ऐसे में यही कोशिश की जा रही है कि अभी तक जो लोग वहां पर फंसे उनको फौरी तौर पर निकाल लिया जाए। कराची में बहुत बड़ी तादाद लोगों की मुंतकिल हो रही है, जिनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, कराची मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हाईवेज पर हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा शाहजेब, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपके पास, वरना फिर वही होगा जो रोडों पे हो रहा है जब सामान जा रहा है, छीना झपटी हो रही है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? वो कराची में बढ़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कराची में बढ़ जाएगी। क्राइम रेट कहाँ जा सकता है? आप सोचे ना, जब बंदे के पास खाना नहीं है, बाप अपने बच्चे को खिलाने के लिए फिर रोडों पे कुछ भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा और हमें भी कुछ करना पड़ेगा। एक बंदे के लिए आप आके कैंप पे या ऑनलाइन डोनेशन दें, नीचे शायद टिकट चल रहा हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, फेसबुक पे आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, सारी डिटेल्स जो है वो दुआ की एनजीओ के हवाले से भी बता रही है। 4 बजे से 12 बजे तक जो है वहां पर मौजूद होती हैं खुद से और आगे बढ़े। उन्होंने यूथ को पुकारा है, उन्होंने यूथ को जो है आवाज दी है, बिल्डर्स को, तमाम लोग जो और भी हैं जो इस वक्त मिस आउट कर गए। और बहुत सारी फैमिलीज अगर खुद से वहां पर नहीं पहुंच सकती, जो ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अगर उनके पास फुली इक्विप भी वो हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं, मिनट से पहुंच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर ये कोशिश करें कि उनको फंड्स दें ताकि आपके फंड्स भी वहां तक पहुंचे और आपकी मदद भी वहां तक और मैं खुद ऑन फील्ड जाके एक बात में हम लोग अगर ऑफ एयर जाने वाले हैं, अभी मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग अगर देखें हमारी इंस्टाग्राम के हैंडल पे DOOR नंबर 2 LIFEORG डोर नंबर 2 life.org पे आप लोग जाके देखें। वहां के जो सरकारी अफसर हैं शाह नरानी के, उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि 20 साल की बात नहीं कर रहा, मैंने सारी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि हमारे गांव में किसी ने आके अपने हाथ से राशन हकदार को दिया हो। मैं ठट्टा, मैं अभी केटी बंदर अपनी टीम को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाके राशन दूंगी, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ आपकी डोनेशन की। Thank you very much, God bless you and keep doing the work and keep shining। बहुत बड़ा काम और इस तरह बता रही हैं दुआ इस वक्त के वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता था। 2 घंटे का सफर था, वो 2.5 6 घंटों में आप पहुंच पा रहे हैं उस सिचुएशन में जहां पर उसी जगह की रियलिटीज, उन जगहों की, उन स्पॉट्स की रियलिटीज क्या हैं, लोग एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पा रहे, पानी बहुत ज्यादा है, पुल टूट गए हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं। ऐसे में एक ऐसे इंसान ने एक टेम्पररी ब्रिज बनाया है जिससे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा सके और लोग बच सकें। ये वाकई में बहुत बड़ा काम है। हमारे साथ वाजिद हैं टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, ये कैसे आपके ख्याल आया आपके जहन में? मैंने बहरीन के मुकाम पे ये पुल बनाया है। बहरीन से ऊपर मेरे खैर में कोई लाखों की तादाद में सैयाह हजरात भी फंसे थे और हमारे लोकल लोग भी फंसे थे। अभी इंशाल्लाह रास्ता बहाल है, पैदल वाला रास्ता जाते, मतलब रास्ता अभी खुल गया है। मैंने एक ब्रिज बनाया है, आप लोगों ने शायद स्क्रीन पे भी देखा होगा। अभी भी हम एक चेयर, बिल्कुल हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। पूरा एक गांव यहाँ बंद है, पूरा गांव। अभी इसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, वो चेयर लिफ्ट लगाते हैं। इंशाल्लाह इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद जरूर भेजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा वाजिद, आपने किस तरीके से बनाया है वहां पर? अगर ये लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी सारी गीली है, ऐसे में और ऐसे हालात में, सैलाब की सूरत में तमाम चीजें इकट्ठी करके ये पुल बनाना, वो भी अकेले? आपके साथ कोई और लोग भी थे या आप ये काम बस 1-2 लोगों के साथ, 4-5 लोगों के साथ कर रहे थे? असल में मैं खुद भाई साहब इंजीनियर में नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना काम किया है, मैं इंजीनियरों पे भी आ गया हूँ इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अभी सीमेंट में टाइम लगते हैं। हम लोगों ने एक्सकेवेशन करके इसमें लकड़ी डाल के लोहे की सिस्टम लगा के सिर्फ 36 घंटों के अंदर मैंने ये ब्रिज बनाया है बहरीन के मुकाम पे। मसलन दिन रात मैंने नींद में 26 घंटे के अंदर अंदर आपने ये कंप्लीट कर लिया था? बिल्कुल 36 घंटों के अंदर मैंने कंप्लीट करके लोगों को निकाला था।
8 घंटों में मैंने चेयरलिफ्ट लगाया था। मैं यही देख पहले रही वाला। हूँ वाजिद भाई, जिस तरीके से लोग लंबी बच कतारें रहे लगी हैं हैं। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम किया। इस वक्त वही वाली बात है ना, थोड़ी देर दुआ भी कही थी, सबको अपना किरदार अदा करना है। आपने तो वाकई में, आपके तो हम कर्जदार हो गए हैं सब, वाकई में आपका बहुत बड़ा कर्ज है। ये बताइएगा, एक वक्त में ये जो पुल आपने बनाया है कितने लोगों का वजन उठा सकता है अंदाजन? ये मैंने डिजाइन किया है ना, या अभी ये है कि इसमें मैंने 4 केबल लगाए हैं, 2 केबल एक तरफ, 2 केबल दूसरा तरफ। वो एक केबल जो है वो 10 वो टन का वजन बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस पुल का अपना भी लकड़ का 10 वजन है। टन का एक केबल, तो 2 उधर लगाइए और 2 उधर। मसलन 2004। तो वाजिद भाई, जिन अफराद को हम यहाँ से क्रॉस करते देख रहे हैं ये जगह, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, अब तक आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोगों को फायदा पहुंचा है और कितने लोग ऐसे थे जो उस जगह पर फंसे थे जिनको निकालने में ये मददगार साबित हुआ है पुल आपका बना हुआ? मैंने जो कल जो पुल जो मैंने बनाए हैं, 1 मिनट के अंदर 50 लोग इसके ऊपर जाते थे। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 50 लोग बचे हैं इस ब्रिज की वजह से। ओह माय गॉड वाजिद भाई, आपने कम से कम कमाल कर दिया भाई। ये इसीलिए कहते हैं हर इंसान अपना किरदार अदा करे, की तादाद में। और इंजीनियर नहीं है ये, काम करते रहे हैं काम करते हैं के तजर्बे से। वाजिद भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, बहरीन में ओवरऑल हालात कैसे हैं इस वक्त और कितना नुकसान हुआ है? इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान कि बस आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको जितना ज्यादा बोलूं वो कम होगा। इसलिए तो मैं खुद अभी। आपकी अपनी रिहाइश भी इसी जगह पर है? आपकी फैमिली किस जगह पर है वाजिद भाई? मेरा अपना गाड़ी जो है, मेरा अपना गाड़ी डूबी है रेत के अंदर। मैं इसके लिए नहीं गया हूँ, लेकिन इन लोगों को मैंने निकाल कर, लोगों ने अपने गाड़ियां निकाला है, मैंने अपना गाड़ी भी नहीं निकाला है। मेरा 2 पॉइंट थे वो भी दे गया है दरिया के अंदर, लेकिन मैंने इसका भी ख्याल नहीं किया। लेकिन मैंने कहा ये लोग अभी ऐसे फंसे हैं, इसमें सैयाह हजरात के, कराची के, लाहौर के, फैसलाबाद के, पिशावर के, हर एक जगह की, और लोकल लोग भी है बहुत ज्यादा। और इंशाल्लाह हम खुद फिर भी करेंगे। भाई मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग वहां से निकले होंगे फंसे हुए, उन्होंने आपको कितनी दुआएं दी होंगी और आपका कितना खर्चा हुआ इसको बनाने में? वाजिद को सिर्फ दुआओं की जरूरत है, और आप भी दुआएं देते हैं इंशाल्लाह। ये सब लोग दुआएं करते हैं मुझे बहुत ज्यादा। कितना पैसा लग गया आपका वाजिद भाई इस एक ब्रिज को बनाने में? असल में ब्रिज में हम लगाते हैं टाइम में खुद में ब्रिज, अभी भी मैं ब्रिजेस बनाता हूँ ना, हम 5-6 महीने के अंदर बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 36 घंटों में मैंने बनाया है। एक ब्रिज में मतलब सीमेंट होते हैं ना, आप तो हीरो हैं, आप तो हीरो हैं। वाजिद भाई, आपने कई लोगों की जान भी बचा ली, दुआएं भी समेटी, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं हम आपको बड़ा सराहते हैं और हम दुआ करते हैं कि आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। थैंक यू वेरी मच वाजिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके। इस तरीके से लोग माया मेहनत कर रहे हैं, आपसे मिलकर ना बस दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, और ऐसी पाकिस्तानी दुआ और आप जैसे तमाम लोग अपना किरदार अदा करते रहे। छोटा सा वक्त लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। अब आपको मैच की अपडेट देंगी माया खान। मैं अपडेट दूंगी? अच्छा, खुद कर आप एक्सपर्ट हो गई हैं, मैं तो आपसे सीखती हूँ शाहजेब। मैं इतनी सारी क्रिकेट चीजें मुझे खुद बता रहा होता है कि आपको पता है इस तरह का मैच हुआ और उसमें यूं होना चाहिए, और फिर हमें टीम एक्चुअली पूरी, देयर ऑल इनटू क्रिकेट। सो इन लोगों के साथ मैंने इतना कुछ सीखा, व्हिच आई एम एक्चुअली ट्रूली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। बट क्रिकेट का जो इस वक्त एशिया कप चल रहा है उसके हवाले से शाहजेब बहुत सारी बातें हुई हैं। कल भी जो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के हवाले से भी वो खबर आई कि बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं सबको। इसकी क्या वजह है? मौसम की सख्ती है मेरे ख्याल में, क्योंकि इस वक्त वहां पर यूएई में बहुत ज्यादा गर्मी भी है। भट्टी साहब उस दिन कह रहे थे ना, क्योंकि वहां पर गर्मी का मौसम होता है, यूजुअली ये सीजन में मैचेस नहीं होते हैं,
तो इसलिए जो है वो इस तरह का हो रहा है। बट क्या अभी तक कोई रीजन सामने आया है या अभी तक सिर्फ इंकशाफात हो? अभी खैर हम ये बात भी करेंगे कि हांगकांग के मद्दे मुकाबले होगी अब हमारी पाकिस्तानी टीम। बाबर 11 जख्मी शेर की तरह हांगकांग से मुकाबला करेगी, झपटने की कोशिश करेगी, लेकिन खैर ये हांगकांग की टीम है, आगे चलकर बहुत सारी टीम से मुकाबला हमें करना है। हमारी टीम को फिट होना बहुत जरूरी है, कुछ फिटनेस पर भी सवालात उठ रहे हैं, लेकिन फतह की सूरत में पाकिस्तान का इतवार को एक बार फिर रिवायती हरीफ यानी कि भारत के साथ मैच हो सकता है और उसमें हमें जाहिर बात है हम सबका फिट होना इंपॉर्टेंट है। आज के मैच में क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या करने जा रही है हमारी टीम, इसी पर जानने के लिए हमने राब्ता किया है। स्पोर्ट्स सज़्याकार है गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम शादेब माया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार साहब, इस वक्त जख्मी शेरों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रैम्प्स तो पड़ रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है परफॉर्म भी करना है, आगे हमारा रिवायती हरीफ भी खड़ा होगा। अगर हम आज का मैच भी ज़ाहिर है आज भी कोशिश करेंगे हम हांगकांग को शिकस्त देने की। बाबर 11 का गेम प्लान क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए शादेब, पाकिस्तान यकीन तौर पर एक मैच तो जरूर हारा है भारत से, लेकिन बड़ी अच्छी फाइट की थी और कुछ हमारे प्रॉब्लम जरूर हैं, जैसे बॉलर से खासतौर पर, नो डाउट। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम हमारे जरूर हैं थोड़े से इंजरी की वजह से, क्रैश की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल में हांगकांग का चैलेंज इतना बड़ा नहीं होगा और पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। गो कि कोई भी टीम आसान नहीं होती किसी भी इंटरनेशनल T20 में, तो पाकिस्तान को बड़ा मोहतात होकर अपने गेम प्लान को बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में लोग बात कर रहे हैं शायद के रोटेशन की, मेरे ख्याल में चूंकि हमें गैप अच्छा मिल गया, अगर आप देखेंगे इतवार को मैच हुआ था और अब हम जुम्मे को खेल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ रेस्ट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड गो फुल स्ट्रेंथ, हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। बड़ा मैच है, कल आपने देखा बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात ये करूंगा, हमें थोड़ा सा अब टॉप ऑर्डर के ऊपर जो है ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बाबर रिजवान बहुत अच्छे हैं, फखर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट शायद बेहतर करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना। आपको 180 देखिए कल बांग्लादेश ने किया, श्रीलंका ने चेस डाउन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को भी अब थोड़ा सा 150 160 वाले मोड से निकलना होगा। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की अगर आइडेंटिफाई हो जाती है, पाकिस्तान थोड़ा रन रेट बेहतर करके खेलता है, आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को आज के मैच में जीतने में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। आज के हमारे 92 के अखबार में भी आई हुई है जनाब के हारिस नसीम जो है वो और नसीम जो है साथ में जो है इनको फिट करार कर दिया गया है साथ में। लेकिन एक चीज और भी है सब, पिछले दिनों पिछले मैचेस में उन लोगों की फिटनेस के हवाले से बड़े सवाल उठाए गए थे। अगर अब ये बात करें तो क्या लगता है बाबर आजम इस मैच में दोनों को आराम देकर हसन और हसनैन को जो है वो मौका देंगे, हसन अली और हसनैन को मौका देंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच में आपको इतनी तब्दीलियां करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2 और 2.5 मैच और आप देखिए हांगकांग की टीम भारत के खिलाफ भी जो है वो 152 बनने में कामयाब रही और फिर उस टीम में ज्यादातर पाकिस्तानी हमारे भाई शामिल है, तो जब हमारे ही लोग शामिल है तो अंदाजा लगा लेंगे क्रिकेट का टैलेंट वहां भी बहुत मौजूद होगा। पाकिस्तान के कप्तान पाकिस्तान के 8 सितारे नजाकत अली उनके कप्तान है। देखिए बात यह है कि क्रैम्प्स जब पड़ेंगे, शाहीन भी इंजर्ड हुए, वसीम भी इंजर्ड हुए, जो कि शाहीन की इंजरी जो है ऑब्वियसली फील्डिंग के दौरान हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे जो फिटनेस लेवल है वो बेहतर होने चाहिए। ये बिल्कुल लोगों की कंसर्न बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। शाहीन की इंजरी को जिस तरह डील किया गया, शाहीन को बहुत लेट जो है वो भिजवाया गया लंदन और वहां पे जाके अब उनका इलाज शुरू हो रहा है। लेकिन चलिए मेरे ख्याल में जो हुआ सो हुआ। उम्मीद है कि आज पाकिस्तानी बॉलर न सिर्फ फिट दिखाई देंगे, इसीलिए देखिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कल आराम को तरजीह दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है दुबई में और वहां पर अच्छी खासी गर्मी में जो इंसान का चलना फिरना है वो 2 बार हो जाता है, तो क्रिकेट खेलना तो सोचिए इतना मुश्किल काम है, ह्यूमिडिटी। लेकिन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर दिखाई देगी। अब्दुल गफ्फार साहब, आप खासतौर पर क्योंकि हम बैटिंग का भी जिक्र कर रहे हैं, ओपनिंग में तो चले जो बात आप कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पावर हिटर्स हैं हमारे, वो पावर हिटिंग आपके ख्याल में ठीक हो रही है या हमें उसमें कोई तब्दीली नजर आ रही है अब आने वाले मैचेस में? देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। पावर हिटिंग का प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान के पास, खुशदिल शाह भी हैं, आसिफ अली भी हैं, अच्छा इसी तरह हैदर अली टीम में मौजूद है, स्क्वाड में एक खेले नहीं। देखिए आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपका वर्ल्ड कप इस साल है, तो एशिया कप के बाद आपको ट्राई सीरीज मिलेगी, उससे पहले इंग्लैंड की टीम 60 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया शादेब कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपके बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, एक्सपेरिमेंट का टाइम जो करना है तो एक आध दफा करके अपने जो इनिशियल प्लान है फॉर द वर्ल्ड कप उसको लॉक कर लीजिए। क्योंकि पावर हिटर के ऊपर शादेब हमें ये बात जरूर याद रखनी कि पावर हिटर रोज रोज रन नहीं करेगा, उसको आप परखेंगे उसके मैच विनिंग पर, क्या वो
मुश्किल सिचुएशन में छक्के चौके लगाकर मैच को निकाल सकता है। अगर निकाल सकता है तो फिर उसको पूरा एतमाद दीजिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको अब जो प्लान करना है खुदारा उसको लॉक कीजिए, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर अब भी तब्दीलियां की, ऊपर नीचे ज्यादा किया कि इसको खिला लें उसको खिला लें, ये कर लें वो कर लें, तो राइट। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आई थी अब्दुल गफ्फार साहब के, सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, अब हमारा पाकिस्तान का भारत से अगर सामना होता है तो अगर पिछले मैच में देखा गया तो बैटल ऑफ स्किल्स नजर आई एटलीस्ट कि जिस तरह वो आमने सामने थे और जिस तरह एक मैच था उसमें लोगों ने एंजॉय किया कि हार जीत लोग भूल गए और लोगों ने कहा मैच बहुत अच्छा था, पाकिस्तान ने खेला बहुत अच्छा, परफॉर्म बहुत अच्छा किया। अब अगले मैचेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि बैटल ऑफ स्किल्स अगर जीतते हैं तो क्या चांसेस है, नहीं तो बैटल ऑफ स्किल्स तो एटलीस्ट शो हो। जी बिल्कुल, यकीन तौर पर सबकी नजरें भारत के खिलाफ मैच पर ही हैं क्योंकि हांगकांग से इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब टीम इतना फाइट करके जब हार भी जाए तो लोगों ने देखे अप्रिशिएट किया, लेकिन हमें ये जरूर याद रखना है कि गलतियां भी हमने की थी। जैसे कि हमारी बैटिंग में हम ठीक ठाक बैटिंग क्लैप्स हो गया, शाहनवाज खान ने 2 छक्के ना लगाते तो हम 130 पे शायद ऑल आउट हो जाते। हमें अपनी बैटिंग को जरूर करना है। मैं अगेन ये कहूंगा कि हमारी जो पावर प्ले की अप्रोच है दैट शुड बी चेंज। हम 6 ओवर में 40 रन ना करके विकेटें बचाएं, हम 6 में 50 रन करके बेशक विकेट हमारे गिर जाए, लेकिन हमारी इंटेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और देखिए श्रीलंका ने अपनी इंटेंट से कल 180 प्लस जो है वो रन चेस किया। आपको देखिए T20 में 120 गेंदें और आपकी 10 विकेटें बाकी हैं जब आप उतरते मैदान में, आपके में 6 से 7 बैट्समैन, आई थिंक आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ये वनडे क्रिकेट नहीं है जहां पर आपको विकेटें बचानी है, हमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना होगा। और देखिए भारत की भी प्रॉब्लम है, वहां पर रोहित शर्मा किसी फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन भारत की टीम मजबूत है। उनकी बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ना होने के बावजूद उनकी बॉलिंग ही ठीक ठाक है। उन्होंने हमें दिखा दिया कि उनका बैकअप प्लान बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत से ज्यादा अपने गेम प्लान को जो है ना, मैं शादेब और मैं फिर ये बात को रिपीट करूंगा कि हमें अब्दुल गफ्फार साहब 2 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये कि हम देख रहे थे हमारे विकेट कीपर भी हैं, ओपनिंग बैट्समैन भी हैं रिजवान को भी थोड़ी सी आपने देखा होगा फिटनेस की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ क्रैम्प्स का इशू हो रहा था। क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है? और सेकंडली मुझे बताइएगा क्या इस बार भी हमें खासतौर पर भारत के खिलाफ मैच में रिलाय करना पड़ेगा कि बाबर आजम और रिजवान की कॉम्बिनेशन को ही परफॉर्म करना है? अगर उन्होंने अच्छा स्कोर किया तो बाकी टीम भी सही तरीके से परफॉर्म करती रहेगी और हम अच्छा स्कोर करने में कामयाब होंगे। देखिए रिजवान का क्रैम्प इशू जरूर था, लेकिन प्रीटी श्योर कि वो एक वन ऑफ चीज थी और पाकिस्तान की जो फिजियो डॉक्टर है उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज किया होगा कि हमने खिलाड़ियों को डिहाइड्रेट रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेट आप नहीं होंगे, वहां पर फ्लूइड ज्यादा नहीं लेंगे तो आपको क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं। क्रैम्प्स एकदम नहीं होते, क्रैम्प्स अगर आप पानी नहीं ले रहे, अगर आप लिक्विड नहीं ले रहे तो उसका असर कुछ देर बाद आता है। और दूसरा देखिए रिजवान बाबर में बिल्कुल हम इंतजार करेंगे, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा शादेब के रिजवान बाबर को अपने गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, स्ट्राइक रेट को, क्योंकि फिर फखर भी हैं, फिर नीचे आसिफ हैं, खुशदिन हैं, शादाब हैं, नवाज हैं, हमारी बैटिंग लाइन की डेप्थ भी है, हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा रन हम नहीं बनाते तो ये सारे यंग प्लेयर हैं, ये फिर अंडर प्रेशर आते हैं, तो हमें इनको अंडर प्रेशर निकालने के लिए बेहतर होगा कि हम 8 साढ़े 8 रन कम से कम जो है ना अपने पावर प्ले के औसत से चलें, ताकि बाद में फिर हम 9 या 8.5 तक भी जाए तो 170-80 हम करने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार साहब, आपने वक्त निकाला आज आने के लिए और आपने सही कहा, दुआ के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का पाकिस्तान मैच जीते। तो देखते हैं अगला जो है, हम देखते हैं मैचेस में क्या लेकर आता है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन क्रिकेट जो है फैंस के बगैर अधूरा। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार साहब, अपना टाइम निकाला। लेकिन शायद जब आप फैंस का जिक्र कर रही ना, इस बार मुझे मैच में खैर एक होता तो है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सबका जज्बा दीदनी होता है, लेकिन उसमें हम देख रहे थे इस बार बड़ा कोई मुख्तलिफ माहौल था स्टेडियम का, और ऐसे में हम देख रहे थे कि प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन भी हुआ। हमारे जैसे मोमिन साकिब का हम जिक्र कर रहे थे, मोमिन साकिब की विराट कोहली से मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ। गेम से पहले भी प्लेयर्स का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ, और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे तमाम प्लेयर्स भी और भारत के भी वो प्लेयर्स, खासतौर पर विराट कोहली, जिस तरीके से हम देख रहे थे वो इंटरेक्ट कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है। और अगर ये सिर्फ जेस्चर के तौर पर भी है तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खामखा का एक जो हम देख रहे थे एग्रेशन, वो एग्रेशन मैच में नजर आना चाहिए, लेकिन मैच से अलग जब आप हो जाते हैं, मैच खत्म हो जाता है, मैच से पहले की बात करें या स्टेडियम की बात करें, तो वो एग्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती। सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से अगर मैच देखेंगे, अपना एंजॉय भी करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। वो बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आप जब बाहर ऐसे लोगों को देखते हैं, हम लोग ऑब्वियसली जब बाहर के क्रिकेटर्स हों या आर्टिस्ट हों या सेलिब्रिटीज हों फॉर दैट मैटर,
जब हम देखते हैं और जब वो हमसे आके मिलें या वो हमारी उनसे बात हो तो कितना अच्छा फील होता है, और वो अच्छी तरह मिले तो बहुत अच्छा होता है। अगर वो यूं करके गुजर जाए तो और उनसे और नॉर्मल जो थोड़ी मोहब्बत होती है ना सारी उल्टी हो जाती है, नफरत में बदल जाती है। बट देन अगेन इस तरह का एक मौका आया, एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की जो है वो अपने स्टार से मुलाकात हुई, भारतीय स्टार से मुलाकात हुई। वो मुलाकात कैसे रही वो कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्द उनसे बात करवाएं और राब्ता हो जाए हमारा, क्योंकि इस वक्त मैं कल भी नोट करी थी शाहजेब, टेलीफोन नेटवर्क, एक्चुअली सेलफोन नेटवर्क और इंटरनेट जो है वो दोनों जो है, चाहे वो लैन हो या वो डेटा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरा भी इशू आ रहा था बिल्कुल। कल काफी लोग शिकायत कर रहे थे, मुख्तलिफ जो कनेक्शंस हैं वो नहीं चल रहे थे। लेकिन खैर जो हम आपकी मुलाकात जरूर करवाएंगे। और एशिया कप के मौके पर भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने नौशीन तल्लत और नूर तल्लत से मुलाकात की। बहुत सारी पिक्चर्स वायरल भी हुई, लोग देख भी रहे थे और खासतौर पर अप्रिशिएट भी कर रहे थे प्लेयर्स को भी, जिस तरीके से वो वहां पहुंच रहे थे उनके पास, और सेल्फीज भी ली जा रही थी। और ये जो क्रिकेट फैंस हैं ये बड़ी मशहूर हो गई भाई। अच्छा, आप कभी मिले बचपन में कभी क्रिकेटर से, कभी बड़े से मिले थे? कोई याद है मौका ऐसा? मुझे याद है एक बार वसीम अकरम से मिला था ऐसे, जब मैं उनका बकायदा, खैर मैं अभी भी उनका फैन हूँ, लेकिन मैं उस वक्त जब फैन था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने पिक्चर उनके साथ एक कैप्चर की। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने फेवरेट प्लेयर से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। और ये वाकई हमारे लेजेंड्स हैं, जिस तरीके से परफॉर्म भी करते हैं और फिर हीरोज भी हैं, क्योंकि भाई हमें जब मैच जितवाते तो हम यही नहीं हमारे हीरोज। बहुत लोगों से मुलाकात रही, ऑब्वियसली काम ऐसा था, जाहिद मियादाद हो, इमरान खान साहब हो, मोइन खान साहब, रिकॉर्डिंग से दौरान तो खैर सबसे मुलाकात होती रहती है। फिर उसके बाद जावेद भाई वगैरह से तो मैं वैसे भी मुलाकात रहती है। यूसुफ बशीर कुरैशी की तरफ जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा जो है वो लोग आते हैं, फिर उनसे मुलाकात होती है। मोइन खान साहब से बड़ी अच्छी बातचीत रही है हमेशा। इमरान खान साहब से मुलाकात होती है जब वो शौकत खानम के लिए जो है वो फंड इकट्ठे। अच्छा, मेरी इमरान खान साहब से जो है ना वो एज ए लीडर मुलाकात। अच्छा, नहीं मेरी एज ए क्रिकेटर। जावेद मियादाद के जब नाम लेते ना तो मुझे वो उनका सेंटेंस याद आ जाता है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है। वो उनकी स्टोरी जो है बड़ी वायरल हुई थी। एक्चुअली हम सब लोग हमारे क्रिकेटर्स के फैंस होते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको कोई ना कोई पसंद होता है, और हम क्रिकेट फैंस के साथ कोशिश करते हैं मुलाकात करने की, और ये हमारा एक लव जेस्चर होता है। हम खासतौर पर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, इससे उनका भी कॉन्फिडेंस बहाल होता है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और नूर तलत से जनाब पाकिस्तान क्रिकेटर, भारतीय स्टार से भी उनकी मुलाकात हुई, क्रिकेटर से। देखते हैं ये मुलाकात कैसी रही, उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। दुनिया के दो बड़े बल्लेबाजों से जनाब आपकी मुलाकात हुई, बाबर आजम और विराट कोहली से, और साथ सेल्फियां भी बनाई, हमारे से भी बनवा लेते। खैर, तो कैसे जज्बात थे, कैसा फील हो रहा था? हाउ वाज द फीलिंग? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एक्चुअली, और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमारा मिलना हो जाएगा, स्पेशली विराट कोहली से। तो वो जरा मतलब हम लोग थोड़ा खुद स्पीचलेस हो गए थे उस टाइम पर। अच्छा, तो जाहिर है जब विराट कोहली और बाबर आजम सामने आएंगे तो स्पीचलेस होना तो बनता है। लेकिन आपकी उनसे कोई बात भी हुई, इंटरेक्शन भी हुआ कुछ? तुम बोलोगी? अच्छा, तो जी मैं एक्चुअली बाबर आजम से भी मेरी थोड़ी सी बात हुई। वो क्योंकि टीम निकल रही थी तो वो लोग जा रहे थे, मैंने उनको आवाज दी है, उन्होंने वापस आके भी हमारे साथ सेल्फी वगैरह बनाई। मैंने गुड लक बोला मैच के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच उस टाइम हुआ नहीं था। और फिर जब विराट कोहली से हमारी बात, जब सेल्फी के लिए हम लोग गए उनके पास, तो क्योंकि लाइट सही नहीं थी उस जगह पर, रात भी हो गई थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप एंगल चेंज कर ले, दूसरी तरफ से लेंगी तो ज्यादा अच्छी सेल्फी आएगी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, सही बोल रहे हैं। अच्छा, हमारी नूर तल्लत से भी बात हो रही है और साथ नौशीन तल्लत भी हैं। नौशीन, आप हमें कुछ बताएंगी कि आपकी जो मुलाकात हुई थी तो आपको कैसा लगा, आपकी क्या फीलिंग्स थी? बताओ। चलो, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, अच्छे तरीके से मिले और बहुत बिल्कुल फेवरेट प्लेयर से मुलाकात हो तो फिर खुशी तो होगी ना भाई। अच्छा भाई, ये बताएं दोनों कि विराट कोहली ने क्या, आपने विराट कोहली से कैसे बात की? बुलाया अपनी तरह से, क्या आपने बाबर आजम को बुला लिया? बाबर आजम अपने है ना, तो इंसान बुला ले, बाबर आजम को आवाज दे ले, लेकिन आपने विराट कोहली को कैसे आवाज दी? और गुड लक नहीं कहा उनको मैच के लिए? जी, अब उस टाइम एक्चुअली इंडियन टीम भी निकल रही थी बाद में, तो हमने उनके लिए 2 घंटे वेट किया था, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस में थोड़ा फर्क था। गए तो हम स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए ही थे, लेकिन जब हमें पता चला इंडियन टीम भी है तो हमने सोचा चले चांस लेते हैं, शायद मिलना हो जाए। तो फिर अब जब वो लोग बाहर आए, मैं उनके पास गई हूँ, जाके मैंने उनको बोला नूर सेल्फी लेना चाहती है उनके साथ। तो विदाउट अ सेकेंड वो मेरे साथ आए हैं। फिर उन्होंने हम इससे पूछा कि कैसी हैं, हमारे साथ पिक्चर्स वगैरह ली।
उनको मैंने गुड लक नहीं बोला क्योंकि मैं पाकिस्तान को ही जीतना चाह रही थी, पाकिस्तान जीते मैच में शामिल। अच्छा, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आप लोग इस प्लान के साथ गए थे कि स्टेडियम जा रहे हैं तो प्लेयर से मुलाकात भी करनी है, सेल्फीज भी लेनी है, और बाबर और कोहली के साथ सेल्फी लेनी है, या ये इत्तफाकन हो गया कि वहां आपने देखा कि भाई अच्छा चांस है, प्लेयर्स बाहर निकल रहे हैं तो हम थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसको कैप्चर भी कर लेते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे पता था कि वहाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो मैं गई तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम से मिलने के लिए थी। मैंने जो पिक्चर्स ली हैं वो है भी सारी शाहीन आफरीदी के साथ भी हम लोग ने ली है, फखर जमान के साथ पिक्चर ली है, रिजवान के साथ ली है, और ऑफ कोर्स बाबर के साथ तो लेनी ही थी। लेकिन बस विराट कोहली से मिलने का जरा थोड़ा चांस हो गया क्योंकि उसका हमने प्लान नहीं किया हुआ था। नाइस। और बाकी जितने भी भारतीय क्रिकेटर्स थे वो जेलस नहीं फील कर रहे थे कि आपने सिर्फ विराट कोहली के साथ तस्वीर ली है? वो लोग, मुझे लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरा बाकी टीम में मुझे कोई इतना पसंद नहीं है तो मैं किसी के पास गई नहीं, मैंने सिर्फ विराट कोहली से ही बात करने की कोशिश की, हम उनसे दोनों उनसे मिलकर आ गए। अच्छा, वैसे अगर हम थोड़ा सा मैच की बात करें तो आप दोनों किस हद तक क्रिकेट के फैंस हैं? घर पर भी बैठ के इसी जज्बे के साथ मैचेस देखते हैं, तमाम मैचेस फॉलो करते हैं, तमाम क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं? जी, मैं तो स्पेशली सारे मैचेस देखती हूँ, और इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली होता है, अगर घर पे देख रही हूँ तो फिर सबको मेरे साथ देखना ही पड़ता है। ये मेरे साथ मैचेस देखती हैं फिर बैठ के। और इस बार हम स्टेडियम चले गए थे, हमें टिकट्स मिल गए थे चांस से, तो ये कि स्टेडियम का तो फिर माहौल ही बहुत अलग होता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं वैसे स्टेडियम का क्या माहौल था? इस बार हम देख रहे थे सबकी मुलाकातें भी हो रही थी, और जाहिर बात है जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है हैप्पी लग रहा था। हाँ, हमें यहाँ बैठकर बड़ा भाई खुशगवार माहौल लग रहा था। आप बताएं स्टेडियम का क्या माहौल था? तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, अब दुबई में ये होता है कि आप रह रहे हैं तो आपको साथ मिलके रहना ही होता है, फिर यहाँ पे ना वो एक राइवलरी रहती है, लेकिन उसमें ना थोड़ी अच्छी वाली एक वाइब जैसे आप कह सकते हैं कि आ जाती है। तो स्टेडियम में भी यही था कि इंडियन पाकिस्तानी सारे साथ बैठे हुए थे, सब फन बैंटर्स भी चल रहे थे, सब एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, फिर वो विकेट्स हो रही हैं तो उस पे आधे लोग डांस कर रहे हैं, आधे दुखी बैठे हुए, तो वो बड़े मजे का एक माहौल बना हुआ होता है वहाँ पर। और ये फर्स्ट टाइम था कि नूर भी स्टेडियम गई थी, नूर ने पूरा मैच स्टेडियम में देखा इस बार, तो इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। नूर, आपने एंजॉय किया? सही कह रही है बहन आपकी, है मजा आया आपको? मैंने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। वेरी नाइस। अच्छा, और इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जब आप लोगों को पता लगा कि आप लोग वायरल हो गए हैं माशाल्लाह, और हर तरफ आप लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो देखी जा रही हैं, उस वक्त क्या सोचा था कि ये हम पिक्चर्स लेंगे क्रिकेटर्स के साथ और सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा फैल जाएंगी और फिर लोगों के मैसेजेस भी आएंगे? जाहिर बात है लोग अब आप लोगों से अप्रोच भी कर रहे होंगे। जी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं एक्चुअली अपने अकाउंट्स में पोस्ट कर देती हूँ पिक्चर्स, कभी कभार इस तरह की कुछ होती हैं स्पेशल। तो अब वो विराट कोहली वाली भी तो इतनी एकदम से वायरल हुई है, और जो है मैं जितनी देर में हम वहाँ से प्रैक्टिस सेशन से घर आए उतनी देर में मुझे मेरे दोस्तों के किसी ना किसी के मैसेजेस आने लगे थे कि तुम्हारी वीडियो देखी है और तुम्हारी पिक्चर्स नजर आ रही हैं पेजेस पे। तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। क्या बात है। बट एक बात तो है नूर, वेरी ऑनेस्ट आंसर्स। मैं इतने ऑनेस्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अ गर्ल शुड नो व्हाट शी वांट्स एंड व्हाट शी लाइक्स एंड व्हाट शी डजंट एंड व्हाट शी वांट्स टू से। तो थैंक यू सो मच। नूर का भी, नौशीन का भी, दोनों बहुत प्यारी हैं। सलामत रहें बहनें और गुड़िया। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच हमें एक इतनी जबरदस्त याद हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसी बहुत सारी यादें आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। छोटे से वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ। स्टे विद अस।
ITCN एशिया एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद है अपनी टीम के साथ 92 मॉर्निंग शो यानी कि सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। एक्सपो सेंटर में इस वक्त जारी है 24, 25, 26 यानी कि आज लास्ट डे है। तीनों दिन हमने देखा यहाँ पर विजिटर्स की बहुत बड़ी तादाद आई दुनिया भर से, क्योंकि ये एशिया की है तो एशियाई ममालिक जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिश IT कंपनीज हैं वो यहाँ पर थी, और इसके साथ साथ जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस हैं, यानी कि हमारे यंगस्टर्स की जानिब से जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी डेवलप कर रहे हैं और IT सेक्टर में उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको आज सब कुछ दिखाएंगे, और इसके साथ साथ जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर रोबोटिक कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने रोबो वॉर के बारे में बहुत सुना है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने वीडियोज़ भी देखी है कि रोबो वॉर्स की जाती हैं, और हम ये सोच ही सकते थे कि शायद पाकिस्तान में भी रोबो वॉर्स कभी हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान में रोबो वॉर्स यानी कि रोबोटिक वॉर्स हो रही हैं, और इसी एग्जीबिशन इसी हॉल के अंदर हो रही हैं। वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट है, थोड़ा इंतजार, और उसके बाद बहुत कुछ आपको मिलेगा देखने के लिए। कराची के बहुत सारे मसाइल में से एक मसला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पानी का है, और पानी का हुसूल भी महंगा है, पानी का हुसूल मुश्किल भी है, और फिर खास तौर पर जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, मिनरल वाटर की बात करते हैं, तो वाकई वो बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, बड़ा महंगा भी हो जाता है, सब लोगों के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। इस एग्जीबिशन में हम नई इनोवेशंस भी देख रहे हैं, नए ऐसे बूथ्स देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं। यहाँ पर माय वाटर मुझे नजर आया, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि माय वाटर का बेसिकली मकसद क्या है। मुझे अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप एक टैप वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं मिनरल वाटर में, लेकिन वो किस तरीके से कर सकते हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं सर। क्या नाम है सर? काशिफ नाम। काशिफ, माय वाटर क्या है? माय वाटर बेसिकली आपकी एक स्मार्ट सॉल्यूशन सिस्टम है। इसमें आप जो हम आपको बॉटल लेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली घर पे लोग अपने डिस्पेंसर यूज़ कर रहे होते हैं बॉटल्स के साथ, हमने वो हैसली और वो प्लास्टिक एलिमिनेशन ख़त्म कर दी है ह्यूमन लाइफ से। हम आपको आपके जो स्टेप वाटर है, चाहे वो लाइन हो, टैंकर हो, बोर हो, हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नेचुरल मिनरल वाटर के। इसमें कोई कंडीशंस हैं कि ये पानी इतना साफ होना चाहिए या जैसा मर्जी पानी हो? क्योंकि आपको पता है कराची में हर किस्म का पानी एग्जैक्टली हम इसकी पहले पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बेसिकली इंस्टॉलेशन से पहले कस्टमर का जो टैप वाटर है उसको टेस्ट करते हैं, हम सर्वे करते हैं, टेक्निकल सर्वे होता है, उसमें हम टेस्टिंग करते हैं। अगर वो पानी ऑब्वियसली कन्वर्ट होने के काबिल है तो श्योरली फिर हम उसको उस पर प्रोसेस करते हैं, कस्टमर को अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। हम अप टू बोर वाटर में अप टू 2000 TDS को कन्वर्ट करते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते क्योंकि वो फिर मिसकमिटमेंट हो जाती है। हमारा वाटर अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफिकेशन है, टेस्ट सारी चीज़ें टेस्टेड है, और हम कहते हैं कस्टमर को वो अपने एंड से भी टेस्ट करें। अभी घर बैठे आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अपने घर में माय वाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए, इट्स अप टू देयर करंट बिलिंग। अगर उनको थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव पड़ता है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट को वैसे भी UN ने एलिमिनेट करने के लिए कहा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है आप कह रहे हैं? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, आप इसे हमारा सेकंड मोड है जहाँ इस पर आप मंथली रेंटल पे भी जा सकते हैं। जब रोबोट्स का जिक्र आता है खास तौर पर, तो हमारे सबसे पहले जहन में जापान आता है, मुख्तलिफ ममालिक आते हैं, पाकिस्तान कहीं नहीं आता। लेकिन अब हम देख रहे हैं हमारे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ कंपटीशंस में अपने रोबोट्स लेकर जा रहे हैं और बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे रोबोट्स डेवलप कर रही हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत काम आ सकते हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए काम आ सकते हैं। मुझे इस एग्जीबिशन में 2 रोबोट्स नजर आए और हम उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। मैं डिटेल्स तो एक्सपर्ट से ही जानूंगा, लेकिन जो बेसिकली वो मुझे बता रहे थे वो ये बात थी कि इसमें से एक रोबोट जो है वो ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे, इस पर अक्सर हम सेगमेंट्स भी करते रहते हैं, उनको हेल्प आउट करेंगे उनके बिहेवियरल चेंजेस के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी इनोवेशन भी है। जैसे ये एक ऑटोनोमस विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है या ऑटोनोमस रिसेप्शनिस्ट है जो कि आपके अपॉइंटमेंट्स भी लेता है, और जब आप आते हैं तो आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करके आपका डेटा अपने पास सेव करता है, आपको आइडेंटिफाई भी कर लेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है इसके पास सारा रिकॉर्ड, और जिससे आप मिलने हैं एक्चुअली उससे आपको कनेक्ट कराता है, आपकी पिक्चर उसे व्हाट्सएप करता है कि इफ यू वांट टू मीट हिम और नॉट। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि कंप्लीट करता है। यानी कि सर अब ये डिसाइड
डिसाइड करेगा कि हमने किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। अच्छा, ये फिर मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, होटल्स में इस्तेमाल हो सकता है, बैंक्स में इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। जी, बैंक्स में इस्तेमाल हो सकता है, आउटलेट्स पे इस्तेमाल हो सकता है, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बहुत सारे द गुड थिंग इज कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान। इसका मोशन प्लेटफॉर्म इज मेड इन पाकिस्तान, इसका कंटेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान। सो वी आर प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर प्राउड सर। हम देख रहे हैं इस वक्त रोबोट्स पे पाकिस्तान में वाकई अब काम हो रहा है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। आप क्या समझते हैं हमें अभी कितना काम करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की IT सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमें रोबोटिक्स पे भी कितना काम करना है, क्या करना है? सर स्काई इज द लिमिट एज वी ऑल नो। तो मार्केट बहुत बड़ी है, गैप बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के पास पोटेंशियल भी बहुत है। इट्स जस्ट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या पार्टनर्स जो कि आए और इस फील्ड में हमारे साथ काम करें। एक रोबोट मुझे इसकी बैक साइड में नजर आ रहे हैं और इस रोबोट के बारे में ये कहा जा रहा था कि ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। सर, ये रोबोट है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है? ये जो है स्पेशली डिज़ाइंड है जो कि ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं। ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो हमारी सोसाइटी में उनको निगलेक्ट किया जाता है क्योंकि वो बात नहीं कर पाते, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। बट इस रोबोट की मदद से हम उनको साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर उनको इमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है, बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि ये रोबोट्स इंटरेक्ट बच्चों के साथ करेंगे, बच्चों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स जो हमने देखा है अभी तक, एक आम ट्यूटर या इंस्ट्रक्टर्स के रिस्पेक्टिव रोबोट से बेहतर है। आजकल के बच्चे वैसे ही टेक्नोलॉजी एज के हैं। अच्छा, हम क्योंकि देख रहे हैं मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑटिज्म पर काफ़ी इस वक्त अपनी कंट्रीब्यूशंस भी उनकी हैं और काम भी कर रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए, उनके बिहेवियरल चेंजेस के लिए खासतौर पर। वो ये रोबोट क्या खरीद सकते हैं? कितना ईजी टू बाय है, अफोर्डेबल है, रीजनेबल है? हमारा जो इस रोबोट को बनाने का पर्पस है दैट इज सोशल। वी आर नॉट इंटेंडिंग टू सेल इट राइट नाउ। हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई पार्टनर ऐसे मिल जाए जो कि इस इनिशिएटिव को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए, जो कि सोशली इसको इलैबोरेट बड़े स्केल पे इस्तेमाल हो सके। यस, बट वी आर नॉट विलिंग टू सेल इट राइट। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अक्सर हम अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जिक्र कर रहे होते हैं वो स्कूलिंग का है। हमारे यहाँ स्कूल्स में जिस तरह से एक माफिया डेवलप हो चुकी है, पेरेंट्स को जिस तरीके से ब्लैकमेल भी किया जाता है, ये हमने इशूज़ बहुत दफ़ा उठाए हैं, चाहे वो फीसेस का मामला हो, चाहे कोर्स का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। हम अगर ऑनलाइन स्कूलिंग की बात करें तो ऑनलाइन स्कूलिंग में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ऑनलाइन स्कूलिंग को बेहतर किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से ऐसे लेक्चर्स डेवलप किए जा रहे हैं कि बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सके, उनकी लर्निंग स्किल्स बढ़ें, इसी हवाले से एक यहाँ पर बूथ मुझे नजर आया, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि बेसिकली ओमेड है क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओमेड बेसिकली एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हमने ये काम शुरू किया था, जिसमें हम लोगों को ये अपना बिलीफ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। हम जो हमारा अपना बिलीफ है कि तरक्की अगर करनी है ना तो सिर्फ एजुकेशन से होनी है। हम लोगों ने ये कोर्सेज जो डेवलप किए हैं वो बेसिकली हर बच्चे को जहन में रख के किए हैं। जो एक बच्चा क्लास में पीछे भी रह जाता है, एक वो बच्चा होता है जो ओवर स्मार्ट होता है जिसको आपको इंगेज रखना है, वो भी बच्चा होता है क्लास के अंदर। डिफरेंट हर क्लास में मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं। तो इस कोर्स की खासियत एक ये भी है कि हमने हर बच्चे को जहन में रख के किया है। बच्चा सेल्फ पेस पे भी काम करेगा और बच्चा जो ओवर स्मार्ट है वो उसको चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ और इस तरह से इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि बोर होने का सवाल नहीं है। प्लस टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स विदाउट टेक्नोलॉजी तो इन दिस डे एंड एज यू जस्ट कांट डू एनी। वाइस प्रेसिडेंट फॉर ई कॉमर्स गेटवे उमेर निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि जब हम ITCN में पहुंचे और ये ओवरऑल एग्जीबिशन देख रहे हैं, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद तो नज़र आ रही है, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका बुनियादी मकसद क्या है एग्जीबिशन का? ये सर अस्सलाम वालेकुम, आपसे जानना चाहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेसिकली जो हमने इसका थीम भी दिया उसको हमने कहा दिस इज़ द गेटवे टू डिजिटल पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, चाहे वो IT के अंदर हो रहा हो, टेलीकॉम में, स्टार्टअप्स के अंदर, उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। पूरी इकोसिस्टम को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्योंकि लोग अपने अपने साइलोज में तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ जब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ दिखानी होती है IT इंडस्ट्री की, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो 21 साल से इस एग्जीबिशन में अभी मैं देख रहा हूँ हर हॉल में स्टॉल्स भरे हुए हैं। तादाद कितनी है इस वक्त स्टॉल्स की, खासतौर पर कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस एग्जीबिशन में? और फिर ज़ाहिर है आप उसका
तो जिक्र कर ही रहे हैं कि कितने बायर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, विजिटर्स भी आ रहे हैं। देखो देयर आर 450 बूथ्स इन दिस एग्जीबिशन राइट नाउ, और ये क्योंकि 450 बूथ्स, यस, और ये 21 ईयर्स से एग्जीबिशन हो रही है। अनफॉर्चुनेटली कोविड में सिर्फ 2 साल का ब्रेक आया है, तो जब 2.5 साल बाद की हो रही है तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हम देख रहे हैं और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट सा था बीच में लोगों के अंदर, तो ये बेसिकली आई थिंक उसकी वजह से हमें और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बिल्कुल, पाकिस्तान का IT सेक्टर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, कहाँ पे खड़ा है, कितनी इसमें तरक्की हो रही है, हमारी बरामदात में कितना इजाफा हो रहा है। आपके ख्याल में IT सेक्टर में इन पिछले ज़ाहिर कोविड के से काफ़ी नुकसान पहुंचा, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कोई बेहतरी आई है, इसमें कोई तरक्की हुई है? आई थिंक इस वक्त मैं अभी कल एक डिस्कशन में था तो उन्होंने ये बोला कि वहाँ IT का क्रेज़ नज़र आता है पाकिस्तान में, तो मैंने ये कहा कि ये राइट टाइम है इस क्रेज़ को अपनाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर IT की जो पोटेंशियल है दैट इज़ दी ओनली इंडस्ट्री जो नेट 75% आपको एक्सपोर्ट देती है, यानी कि एवरी डॉलर दैट इज़ एक्सपोर्टेड ओनली $0.25 ऑफ इट इज़ इम्पोर्टेड बैक टू पाकिस्तान। बाकी किसी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। सो ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आपको इस वक्त किसी भी क्राइसिस से निकाल सकती है, और बहुत जल्दी निकाल सकती है, क्योंकि इसमें कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इसमें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का आपको ट्रेन करना। मुझे ये सेगमेंट आप लोग देख रहे थे, सीरियसली हम भी देख रहे थे, पर शायद कितना मजा आया होगा। पाकिस्तान में इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं, और मुझे अफसोस इस बात का था उस लेवल की फीडबैक नहीं होता। यू वर टेलिंग मी 400+ मैं बड़ा हैरान हुआ कि ITCN इतने बड़े स्केल पर चल रही थी एक्सपो सेंटर में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। एक तो खैर बारिशों की वजह से लोग काफी परेशान भी थे, और लोग अपने इन मसाइल में फंसे थे कि उनको ये ध्यान नहीं गया कि एग्जीबिशन शुरू होने वाली है। मैं तो आप भी देखते हो, हम लोग भी देखते हैं, बैटल ऑफ बॉट्स एक इंटरनेशनल सीरीज आती थी जिसमें हम लोग देखते थे। मैंने वहां लाइव देखा ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में हो रहा है अब। और पाकिस्तान में और क्या क्या हो रहा है आपको अगले बड़ा कुछ हो रहा है। हमारे मुआशरे में कुछ कामों को मर्दों से मंसूब किया जाता है जो कि गलत किया जाता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो खवातीन हैं वो हर शुबे में काम कर रही हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर शुबे को हाईलाइट करें जहां पर खवातीन काम कर रही हैं। बहुत जरूरी है उनको आगे बढ़ना, और वक्त अब बदलता हम देख भी रहे हैं। तो जीती जागती मिसाल जो है वो लाहौर की पहली खातून कारपेंटर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो ऐसी कारपेंटर हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो मैं तो उनको सोशल मीडिया पे काफी अच्छे से फॉलो भी कर रही हूँ। उनका काम बड़ा जबरदस्त है, और इस तरह उनके जो क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर उनके क्लाइंट्स जो हैं फोनर्स भी हैं, क्योंकि उनके काम को बहुत बारीकी से लोग जो है नोट करते हैं, और इस तरह उनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, सही अप्रिशिएट किया जाता है। शी डिजर्व्स ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स बिकॉज शी हैज बीन डूइंग एक्चुअली वेरी गुड। लकड़ी की कटाई से लेकर उसको मतलूबा शक्ल देने तक सारा काम खुद करती है। सोच है किस तरीके से, मतलब अनबिलीवेबल। क्यों ना बात कर ली जाए लाहौर से, हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल। समरीन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। समरीन गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी वेल, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, पहला सवाल तो आपसे यही है, इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया आपने? बेसिकली ये काम तो मेरे अब्बू भी करते हैं, मेरे दादा ने भी ये किया है। तो इंडिया से अब जब हुए थे माइग्रेशन हुई तो अब्बू ने यहाँ पे यही काम है, मेरे चचा भी यही काम करते हैं। तो बेसिकली आई थिंक ये मेरे ब्लड में ही है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, यानी कि ये तो एक तरह से फैमिली बिजनेस हो गया आपका, लेकिन फिर आपने कंटिन्यू, क्योंकि देखें बड़ी मैं ऑनेस्टली बात करूंगा समरीन, कि हमारा एक बड़ा सोसाइटल प्रेशर होता है कि यार लड़की अगर इस शोबे में जाएगी, इस फील्ड में आएगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी दोस्तें क्या कहेंगी, एक अजीब सा प्रेशर होता है ना। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लड़कियों के हवाले से नहीं होना चाहिए। तो आपने जब इस फील्ड को सोच लिया कि मैंने कारपेंटिंग करनी है, तो क्या आपको भी कोई प्रेशर आया कि सबने बड़ा अप्रिशिएट किया कि नहीं आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आपको करना चाहिए, आप इसमें आगे जा सकती हैं? मुझे बड़े अरसे बाद ये बात महसूस हुई कि मैं कारपेंट्री का काम करती हूँ या फिर ये मेरी फील्ड है। इससे ज़्यादा मेरी अप्रोच थी क्रिएटिवनेस की, क्योंकि मेरे लिए ये बात नॉर्मल थी। फिर जब आप 4 साल की डिग्री ही उसी फील्ड में ले लेते हो तो वो आपके लिए एक पढ़ाई, एक स्किल की तरह हो जाता है। उसके बाद मैंने काम शुरू किया, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैंने अपनी पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकली काम शुरू किया वर्कशॉप में आके, तो वो मुझे फील हुआ कि ये लोग नॉर्मल नहीं ले रहे इस बात को। ये मेरे लिए जितनी नॉर्मल है मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए नहीं है। तो काफी डिस्करेजिंग रिमार्क्स मिलते हैं। अच्छा, डिस्करेजिंग रिमार्क्स, मैं अभी यही पूछने वाली थी कि किस तरह के रिमार्क्स आते हैं जब लोग इस तरह देखते हैं? क्या अभी भी वो यूज्ड टू नहीं है या हो चुके हैं? और अगर रिमार्क्स आते हैं तो किस तरह के समरीन? ज़्यादातर मुझे महसूस होता है कि लोगों की इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। जो बहुत अरसे से आदमी इस फील्ड में काम कर रहे हो, जब वो देखते हैं एक लड़की इस फील्ड में आ रही, तो वो आपको
इस कदर डिग्रेडिंग तरीके से डिग्रेड करना ना ज़रूरी नहीं आप किसी को लफ्ज़ों से करें, आप अपने लहजे से भी कर सकते हैं, आप अपने देखने की नज़र में आप ये चीज़ ला सकते हैं। पता लगता है कोई आपको रिस्पेक्ट से नहीं देख रहा, तो ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं और आपको कहीं भी जाती हैं बार बार के आपको क्या आएगा, आप तो कल की हैं, या आपको क्या पता नहीं बाजी ऐसे ही होता है, ये होता है, ये जो लहजे हैं ये आपको फ़र्क महसूस हो रहा होता है कि मुझे किस तरह डील कर रहा है, कोई इतना नहीं होता कि ना पता लगे। अच्छा, ये काम भी ऐसा है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये काम भी ऐसा है समरीन के इसमें बड़ी डिटेलिंग है, इसमें आपको लकड़ी की पहचान होना, आपको उसके बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि जो आपने डिग्री की है उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये डिग्री कौन सी थी? मैंने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन की डिग्री की हुई है। हमें मेरे ख्याल से जिस तरह फैशन डिज़ाइनर्स को शुरू में कपड़ा टेक्सटाइल पढ़ाया जाता है, फिर प्रिंट पे लाया जाता है, ये मेरे लिए इतनी आम सी बात है कि हम जब बचपन में अब्बू कोई लकड़ी की चीज़ ला रहे हैं, कभी कभार साथ भी ले जाते थे, देख लेते हैं, वर्कशॉप आ रहे हैं, इतना मेरे लिए नॉर्मलाइज हो गई हुई ये चीज़ कि ये मुझे हैरानी होती है कि अच्छा नहीं भी पता होता ये बातें, ये भी होता है, इसमें डिटेल भी है, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई का काम का उसका हिस्सा ही यही रहा है, तो मेरे लिए पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अब किस तरीके से, कितना टाइम हो गया आपको समरीन ये काम बाकायदा वर्कशॉप में करते हुए? क्योंकि आपने जो बात की ना, आपने लिटरली मेरे दिल जीत लिया है बात कह के कि लोगों को अल्फाज की जरूरत नहीं होती, अपने अंदाजों से, अपने जो है एक्शन से, अपने बर्ताव से, नजर से वो बता देते हैं कि उनके अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है। क्या लगता है अब क्या कुछ चेंजेस आई हैं, या आपने कभी किसी को अगर हैंडल किया हो अपने इस तरह के काम करने पर, तो वो कैसे किया? अब मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने जहन से ये निकालना चाहिए कि ये मर्द है, मैं औरत हूँ, ये होगा वो होगा, ये जो अजम्पशंस है ना, हमें इसको निकाल के हमें काम के ग्राउंड पे कहना चाहिए कि मैंने ये काम का है, मुझे तुमने क्या डिलीवर किया है, ये गलत है या सही है। ये काम तो हम अपनी दर्जी के साथ भी करते हैं, ये काम हम अपने कुक के साथ भी करते हैं, अपने घर के सर्वेंट्स के साथ भी करते हैं। ये काम दिया था, डिलीवरेबल क्या दिया तुमने? तो हमें बातों को ना थोड़ा प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, ना कि बातों को जज्बाती। थोड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ना, ये फैक्टर इसलिए भी आता है कि हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में खवातीन का थोड़ा ये होता है ना कि भाई हम कार्पेटिंग करेंगी, हमारे हाथ खराब हो जाएंगे, नाखून टूट जाएंगे, मतलब वो थोड़ा सा इस चीज में कतराती है कि हमें लकड़ी काटनी पड़ेगी, उस पर हाथ हमारे खराब होंगे, या एटलीस्ट आपको ज़ाहिर है उसमें बड़ा जोर लगता है। तो इस हवाले से क्या आपको ये चीज़ कभी फील हुई, आपने कहा नहीं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही काटूंगी, खुद ही लकड़ी तैयार करूंगी, खुद ही बनाऊंगी सारा फर्नीचर? मेरे ख्याल से मेरे थॉट प्रोसेस में कभी ये बात नहीं आई कि मैं लड़की हूँ या मैं नाजुक हूँ तो ये क्या होगा। जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ, ये तो मेरी अपग्रेड है कि मैं काम भी कर लेती हूँ। मैं लड़की तो हूँ, मैं नाजुक तो हूँ, उसके बाद मेरी अपग्रेड ये है कि मैं काम फिर भी कर लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी सोच को इस तरह करना चाहिए कि हमारे सोच के पैरामीटर्स हैं कि मैं नहीं कर सकती या ये छिन जाएगा, किसी ने चीज मेरी छीन नहीं लेनी कि मैं एक फेमिनिन लड़की और नाजुक हूँ, लेकिन मैं ग्रो कर सकती हूँ इस चीज से, ग्रो कर सकती हूँ, और मेरी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आई एम बॉर्न टू शाइन। सो समरीन, ये मैंने आपको डेडिकेट किया था ये जुमला। समरीन, मुझे बताइए आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से बनाती हैं, या आपके काम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है? मैंने रिसेंटली रीअपोस्ट्री का काम शुरू किया है, मेरे ब्रांड का नाम है सेंसेस बाय समरीन। तो उसमें मैं आपका पुराना फर्नीचर लेके उसे रिन्यू करके देती हूँ, बिकॉज इट्स इको फ्रेंडली, इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इसमें मेरी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है, मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। Very nice. अच्छा, और क्या आप कोई, ज़ाहिर है क्योंकि आजकल बड़ी जिद्दत आ गई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, तो आपके भी बाकायदा तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग अगर चाहें तो ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं, आपसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर उनको किसी भी टाइप का फर्नीचर घर में उनकी रिक्वायरमेंट है तो? बेसिकली जब कोविड आया था तब हमें एज अ वर्ल्ड पूरा ये फेस करना पड़ा था कि हम डिजिटली कितने इक्विप्ड हैं और हमें अपग्रेड्स करने पड़े थे अपने। तो मैंने कोविड के टाइम से ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेशन ऑफर करना शुरू की थी, विच इज़ अ पेड सर्विस, जिसमें ओवर अ वीडियो कॉल यू कैन डिस्कस एवरीथिंग अबाउट योर होम एंड यू कैन गेट अ प्रोफेशनल एडवाइस, कि आपको ये मसला नहीं होता कि मैं किसी से जाके पर्दे लूँ तो किसी से जाके रग लूँ, तो हम आपका पूरा कर देते। तो मेरी एक मेजर सर्विस इज इंटीरियर डिज़ाइन, एक मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन इंटीरियर डिज़ाइन की
देती हूँ, आप आई कैन डू योर इंटीरियर्स, और मैं आपका सोफ़ा और बेड रेनोवेशन का काम करती हूँ। तो आप sensesbysamreen.com पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉप योर क्यूरी, पूरी वेबसाइट पे हर डिटेल अवेलेबल है। आई फॉलो यू बाय द वे, और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्पेशली द गर्ल्स जो यूथ में हैं, वो समझती हैं उनके अंदर का एक आर्टिस्ट है, वो समझती हैं कि इस फील्ड में आज तक शायद सोचती होंगी नहीं आ सकते होंगे या पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी, उनके लिए क्या शेयर करना चाहेंगी? मेरी सबसे पहली एडवाइस तो यही होगी कि अपनी सोच को महदूद ना करें, सोच बड़ी करें। उसके बाद मैं वालिदैन को एडवाइस करूंगी कि बहुत लोग हैं डिग्रेड करने को, आप यकीन माने बहुत लोग डिग्रेड करेंगे, आप सपोर्ट करते हैं सिर्फ दो अपने बच्चों को, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लड़कियों को भी अपने आप को, अपनी सोच कि ये मैं नहीं कर सकती या मैं करूंगी तो क्या होगा, देख लेंगे। अल्लाह ने हमें इतना कैपेबल बनाया कि हम मुश्किलात के रास्ते निकालें, और अगर हम हर फील्ड में निकाल सकते हैं तो इसमें क्या मसला है। थैंक यू वेरी मच समरीन महमूद, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। जिस तरीके से आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं इस फील्ड में अपना नाम बनाने की, और मेहनत भी कर रही हैं बहुत ज्यादा, और फिर क्वालिफाइड भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। समरीन, यू हैव एन एनर्जी, और वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग। और यहाँ इस हफ्ते का आखिरी लाइव प्रोग्राम सबसवेरे पाकिस्तान में शाहज़ेब और माया होंगे जरूर आपके साथ बराह रास्त, लेकिन वो होगा पीर का दिन इंशाल्लाह। जिंदगी बखैर रही और पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह अच्छी खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हों। तक के लिए